हेलो एवरीवन, क्लियर द कोर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टर स्ट्रीम और बाइट स्ट्रीम देखा था। इस वाले लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे जो कि मल्टी थ्रेडिंग है। ये इस यूनिट से पिछले पीवाईक्यूज आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का जो टॉपिक है ये आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक बस अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी ढंग से देखना है, तो अच्छे से पढ़ना है इसे, ठीक है। ये इंटरव्यू वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पुटअप हो जाते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग से पहले देखते हैं थ्रेड क्या होता है। थ्रेड मतलब किसी भी एक प्रोसेस को या प्रोग्राम को जो सबसे छोटी चीज जो हो रही होती है ना, या जो सबसे छोटा काम या छोटी चीज जो कर रही होती है उस काम को, उसी को हम थ्रेड कहते हैं। थ्रेड क्या है? थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस दैट रन्स इंडिपेंडेंटली। मतलब एक काम में जो सबसे छोटा एग्जीक्यूशन होता है, छोटा स्टेप या छोटी यूनिट जो हो रही होती है, वो जो काम हो रहा होता है उसी को थ्रेड कहते हैं, जो कर रहा होता है, ठीक है। और सबसे अलग इंडिपेंडेंटली रन करता है, तो वो वाली मेन चीज है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप इनपुट दे रहे हो उसमें, तो इनपुट से वो टाइप हो रहा है। दूसरा आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है, मतलब टाइप करते करते स्पेलिंग मिस्टेक आती है, वो दूसरा काम हो रहा है। तीसरा आपने देखा होगा कि वो साथ के साथ ऑटो सेव भी करता जा रहा है उसको, जो भी हमारा काम है। तो एक ही टाइम पर तीन तीन काम हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहे हैं? ये सारे काम थ्रेड की वजह से ही हो रहे हैं। जो छोटे छोटे थ्रेड है ना, वो अपना एक एक थ्रेड अपना अलग अलग काम करता है। तो वो इतने मतलब सीपीयू जो है, वो इतने कम टाइम में इसको, मतलब ऐसा होता है कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर सारे काम हो रहे हैं। ये क्या होता है, साइमल्टेनियसली सारे काम हो रहे होते हैं। तो सीपीयू जो होता है वो इनके बीच में इतनी तेज स्विच करता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये सारे काम एक साथ ही हो रहे हैं पैरेलल में। लेकिन वो होते कैसे? सीपीयू उनको मतलब स्विचिंग करता है, जो वो इतनी फास्ट स्विचिंग करता है कि हमको वो चीज दिखती ही नहीं है। तो जैसे कि क्या होता है, एक मतलब ऐसे करके बनाना है, ये एक प्रोग्राम हो रहा है या प्रोग्राम या प्रोसेस हो रहा है, इसमें ऐसे करके बना देना है, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गया, अरे ऐसे प्रोसेस हो गया, ये ऐसे, ये थ्रेड वन हो गया। मतलब ये थ्रेड वन हो गया, ये प्रोग्राम हो गया, ये थ्रेड टू हो गया, ये थ्रेड थ्री हो गया। पहला थ्रेड हमारा, जैसे पहला थ्रेड क्या कर रहा है हमारा, इनपुट टाइप वाला, ये पहला थ्रेड हो गया। दूसरा कर रहा है स्पेलिंग मिस्टेक वाला। तीसरा हमारा क्या कर रहा है? तीसरा कर रहा है हमारा ऑटो सेविंग वाला, ठीक है। तो ये अलग अलग थ्रेड एक ही प्रोग्राम में अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये तो सेपरेटली काम कर रहे हैं अपना, इनको अलग से स्टैक मेमोरी मिली रखी होती है इनकी खुद की, जिसमें ये पर्सनल अपना काम करते हैं, वो आपस में शेयर नहीं हो सकती। मतलब ये दोनों तरीके से होता है, इनको आपस में इनके लिए पर्सनल एक थ्रेड को स्टैक मेमोरी मिली होती है, जिसमें वो अपना मतलब पर्सनल सारी चीजें रखते हैं। तो वो तो आपस में कभी शेयर नहीं होते। लेकिन ये सारे थ्रेड मिलके एक शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड रिसोर्स यूज करते हैं, या शेयर्ड मेमोरी को यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, हीप मेमोरी होती है। एक ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होता है, एक ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होता है न्यू कीवर्ड से, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है न्यू कीवर्ड से, तो वो हीप मेमोरी में उसको जगह मिलती है। तो वो जो मेमोरी होती है, ये तीनों थ्रेड मिलके उस सेम मेमोरी को ही यूज करेंगे। लेकिन इन थ्रेड के पास अपनी अलग से स्टैक मेमोरी होती है, जिसमें ये अपना पर्सनल सामान रखते हैं, ठीक है। या पर्सनल जो भी काम होता है, जैसे टाइपिंग वाला है तो जो भी टाइप करके आ रहा है, वो उसने अपने स्टैक मेमोरी में रखा है। जो भी जगह स्पेस ले रहे हैं प्रोग्राम में, या जगह जो भी कंप्यूटर में, वो एक पूरी शेयर्ड मेमोरी में आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। थोड़ा सा इससे भी समझ लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, ऑल दीज टास्क्स आर हैपनिंग एट द एग्जैक्ट सेम टाइम इनसाइड वन सिंगल एप्लीकेशन, दिस साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो यही जो एक साथ ही सारे काम, अलग अलग जो काम हो रहे हैं ना, वो एक साथ जो हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, उसी को हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। सारे मल्टीपल थ्रेड्स एक ही काम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं सेम टाइम पर। ये चीज समझ में आई? तो ये थ्रेड का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। वो डायग्राम, अगर क्वेश्चन आंसर छोटा लग रहा हो तो डायग्राम बना देना, वरना जरूरत पड़ेगी नहीं, इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस है एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड स्मॉल सबटास्क साइमल्टेनियसली विद इन अ सिंगल प्रोग्राम टू सेव टाइम एंड मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये वर्ड याद रखना है, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन वाला, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख के ही आना। इसका मतलब क्या होता है कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू हमारी स्पीड से काफी फास्ट होता है। मतलब जब भी आप कीबोर्ड में कुछ टाइप कर रहे होते हो, तो सीपीयू आपके टाइप करने के लिए वेट नहीं करता। वो क्या करता है, वो अपना अलग अपना काम करता रहता है, और आपका जब भी एक मेमोरी में उसे मतलब स्टोर करके रख देता है, जैसे ही आपका सारा काम हो जाता है, वो एक साथ उसको लेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे करता है। वरना सीपीयू का होता है वो बहुत फास्ट होता है। अब अगर आपने मतलब उसी में सारा टाइम सीपीयू को वेट करने में ही लगा दिया कि भैया मैं जब तक लिख नहीं रहा तब तक तू यही वेट करता रहे, तो फिर तो और कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो मैक्सिमाइज करनी है, ज्यादा से ज्यादा काम सीपीयू पर ज्यादा से ज्यादा लोड डालना, ताकि वो सबसे ज्यादा अपना यूटिलाइजेशन
मतलब सबसे एफिशिएंटली या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपना, ठीक है। और टाइम तो बचता ही है अगर एक साथ सारे काम हो रहे होंगे तो। जैसे कि आपने देखा होगा, आप एक ही टाइम पर जैसे गाने सुन रहे हो, उसी टाइम पर आप क्या कहते हैं मतलब कोई क्या कहते हैं गेम खेल रहे हो, ये दो तीन चीजें हो रही होती हैं एक साथ में, तो ये सारी क्या होती है, साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा करके सारी काम हो रहे होते हैं। तो वही थ्रेड्स अपने अलग अलग काम कर रहे होते हैं, और मल्टी थ्रेडिंग वही है, वो सारे एक साथ काम करते हैं, इतनी तेज काम वो स्विचिंग होती है सीपीयू की कि ऐसा लगता है कि वो सारे पैरेलल में काम चल रहे हैं, ठीक है। अब ये थ्रेड लाइफ साइकिल का देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 7 मार्क्स में आ चुका है अभी तक। तो फिर इसे अच्छे से देखना है। तो इसमें क्या होता है, 5 स्टेट होती हैं, ये देखनी है, ये जो सारी है ना, न्यू, रनेबल, रनिंग, डेड, वेटिंग, ये 5 स्टेट हैं अलग अलग, ठीक है। तो इन स्टेट्स को अलग से देखना है, और ये इनके इनबिल्ट मेथड है, जिन मेथड को कॉल करके इन स्टेट्स पे पहुंचा जाता है। तो एक एक करके समझते हैं इसको, एक एनालॉजी से समझे, ये पहले देख लेते हैं कैसा। न्यू स्टेट क्या होती है, थ्रेड मतलब बॉर्न स्टेट पे पहुंचा है, मतलब इस टाइम पे न्यू से समझ, न्यू से हमेशा समझना, न्यू से न्यू कीवर्ड आएगा, और न्यू कीवर्ड से हीप मेमोरी में जाएगा, ये 3 चीजें याद रखनी है। न्यू से न्यू बना, थ्रेड को क्रिएट करा हमने, और उसके लिए हीप मेमोरी में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जगह अलॉट कर दी। अभी इसमें कुछ और काम नहीं हुआ, ये क्या हुआ बस अभी, मतलब बस जगह हुई है, जगह अलॉट हुई है। और रनेबल, जैसे रनेबल क्या होता है, जैसे ही हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, ये एक मेथड है, स्टार्ट मेथड को जैसे ही हम कॉल करते हैं तो वो क्या होता है, एक रनेबल स्टेट में चला जाता है। यहाँ पे वो उस स्टेट में होता है कि मतलब वो अभी मतलब रेडी है, अगर उसको जो मतलब उसको काम करने के लिए वो रेडी है, बस आपको उसे कॉल करना है कि जब आपको, जैसे ही आप फ्री हो जाए, जैसे ही सीपीयू या जब आप फ्री हो जाओ, आप उसे कॉल कर लो, वो तुरंत आ जाएगा, अपना काम कर लेगा। लेकिन वो इस टाइम पर काम नहीं कर रहा होता, वो वेटिंग स्टेट में होता है, कि वो वेट कर रहा है कि कब आप उसको कॉल करोगे और वो तुरंत आ जाएगा, वो रेडी होता है, बिल्कुल रेडी स्टेट पर है, ठीक है। जैसे ही आप रन कॉल करते हो, रन मेथड को, तो वो उसी रनेबल वेटिंग स्टेट से कहाँ पहुंच जाता है, रनिंग स्टेट में। जो यहाँ पे एग्जैक्टली आप मतलब वो कोड वगैरह जो भी उसे काम करना होता है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यहाँ पर प्रोग्राम में काम का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है रन स्टेट के बाद, ठीक है। और क्या होता है इसमें स्लीप वेट, ये स्लीप वेट कब होता है, मतलब आप, ऐसा होता है जैसे बीच में ही, एक एनालॉजी से समझते हैं इसे। जैसे कि आप क्या होते हैं, एक क्लिनिक में गए, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप जैसे ही बाहर जो बंदा होता है, उस पर जाके आप अपनी टिकट या जो भी पर्ची कटवाओगे, तो वो क्या करता है आपका मतलब, वो कर देता है, एंट्री फिल कर लेता है आपको, कि आप बंदे आए हो, अभी आप कहीं गए नहीं हो, आपने बस आके अपनी डेटा में एंट्री फिल करवाई है कि भैया मैं भी हूँ, मेरे को भी मतलब जाना है, डॉक्टर से मिलना है, तो आप क्या हुआ, आपके लिए जगह अलॉट हो गई, आपकी एक एंट्री हो गई हीप मेमोरी में, कि आपको मतलब आप भी हो इस जगह पर। लेकिन आप कभी कहीं वेटिंग रूम में या कहीं भी गए नहीं हो, आपने जैसे ही स्टार्ट मेथड को कॉल करा, आपने जैसे ही स्टार्ट मेथड को कॉल करा एक बार, तो जैसे ही स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे तो आपको क्या होता है, मतलब आपको बोला गया कि अब आप वेटिंग स्टेट, वेटिंग रूम में चले जाओ, जहां पर होता नहीं है, ऐसा तो है नहीं है कि आपको जैसे ही आपने पर्ची कटवाई उसके बाद डायरेक्ट आपको उसके पास वो डॉक्टर के पास भेज दिया, ऐसा तो होता नहीं है, आपको वेट करना पड़ता है थोड़ा। तो वही वेटिंग रूम में जो बैठते हैं ना, वही रनेबल स्टेट है। आप वेटिंग रूम में बैठ जाओगे थोड़ी देर के लिए, आपका जैसे ही टर्न आएगा, आप उसके बाद चले जाओगे, जैसे ही आपको डॉक्टर बुला लेगा कि हाँ भैया आ जाओ, आप रन, मतलब ये रन मेथड जैसे ही कॉल होगा, डॉक्टर बुला लिया इसने, तो आप जैसे ही रनिंग स्टेट में चले जाओगे, आपका चेकअप होगा, जो भी सारी चीजें हो रही होंगी, एग्जैक्ट चल रहा होता है तुम्हारा काम। अब क्या होता है बीच में, क्या होता है, डॉक्टर ने बोला जैसे कि भैया तुम पहले एक्सरे वगैरह करवाया हो, एक्सरे करवाया हो, तुम्हारा मतलब ब्लड टेस्ट करवाया हो, दो तीन चीजें करवाया हो, तो अब क्या होता है, अब आपको मतलब काम दे दिया कुछ, तो आप क्या करोगे, उसके रूम में से जाओगे और एक्सरे वाली जगह पे जाओगे, तो ये स्लीप वेट उसी की मेथड है, आपको किसी और काम में लगा दिया, मतलब रोक दिया आपको थोड़ी देर के लिए। अब ऐसा तो नहीं है डॉक्टर आपके लिए वेट करेगा कि भैया जब वो आ जाएगा तभी आगे के काम करूंगा, ऐसा तो है नहीं है। वो क्या करेगा, दूसरे बंदे को बुला लेगा, दूसरा काम करना चालू कर देगा। आप क्या करोगे, आप अपना जब तक काम कंप्लीट करोगे, तो जैसे ही आपका एक्सरे वगैरह हो गया, आप वेटिंग स्टेट में पहुंच गए। अब जैसे ही आपको बोल दिया जाता, वेटिंग स्टेट में जैसे ही पहुंचे, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही आपका काम हो गया, एक्सरे आपने कर दिया, तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाके पूछ जाओगे कि भैया एक्सरे निकल गया, आप मेरा चेकअप कर, ऐसा तो है नहीं है। आप क्या करोगे, फिर से आप वेटिंग रूम में जाओगे, आप क्या करोगे, वेटिंग रूम में फिर से जाओगे, कि भैया मतलब अब वेटिंग रूम में फिर से बैठना पड़ेगा, जो बंदा वहां पहले से ही है उसको रोकना पड़ेगा, मतलब वो कितनी देर में निकलेगा, उसके बाद आप जाओगे, तो आप तब तक वेटिंग रूम में होगे। फिर आपको जैसे ही डॉक्टर बुलाएगा कि अब आप आ जाओ, तो आप वापस से उसके पास जाओगे, तो यही स्टेट होती है सारी, इसी में घूमता रहता है स्लीप वेट, ये मतलब वो होता है कि उस थ्रेड को थोड़ी देर के लिए वेट करा दिया जाता है कि वेट भैया रुक जा थोड़ी देर के लिए, और मतलब कुछ और काम करके आ जब तक, या मैं और किसी काम का कर रहा हूँ, या तू रुक जा थोड़ी देर। वेटिंग स्टेट में पहुंच जाता है, सो जाता है थोड़ी देर के लिए थ्रेड, जैसे ही नोटिफाई करा जाता है, नोटिफाई का क्या मतलब है, कि बुला दिया जाता है, कि बोल दिया जाता है चिल्ला के कि भैया मैं, मेरा काम हो चुका, जो बंदा वहां था बोलता मेरा काम हो चुका, अब तुम जग जाओ और जाके
रूम में वेट कर लो कि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। वो वापस वेटिंग रूम में चला जाएगा और जैसे ही रन मेथड कॉल होगा वो वापस आ जाएगा। ये चीज समझ में आई? इतनी छोटी सी चीज है। मतलब है तो थोड़ा मैटर वाली। एनालॉजी अब समझ में आई हो या नहीं? देखो एनालॉजी है छोटी सी, बस वेटिंग मतलब शुरुआत में आके न्यू मेथड न्यू उससे न्यू कीवर्ड से हमने मेमोरी में अलॉट करा, रनेबल में वेटिंग स्टेट में पहुंचे, यहाँ पर एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है कोड का। उसके बाद कभी कभार बीच में कुछ और काम हो गया तो फिर वो वेटिंग स्टेट में पहुंच गया। फिर वो वापस से रनेबल स्टेट में पहुंच जाता है, वेटिंग रूम में फिर पहुंच जाता है कि जब मेरा टर्न आएगा तब मैं जाऊंगा। फिर जैसे ही मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं, फिर मैं कहाँ चला जाता हूँ? एंड स्टेट में या डेड या टर्मिनेटेड स्टेट में पहुंच जाता हूँ कि अब मेरा काम हो चुका है, अब मेरे को कोई और काम नहीं है। अब जैसे कि कभी कभार क्या होता है, जैसे कि रनिंग स्टेट में, अब ये यील्ड का क्या मतलब है? अब देखो स्टार्ट का मतलब तो समझ में आया, स्टार्ट होगा तो रनेबल में जाओगे, रन होगा तो रनिंग स्टेट में जाओगे, एंड रन हो गया तो डेड चले ही गए, स्लीप वेट में वेटिंग स्टेट में चले जाओगे। वेटिंग से कब उठोगे? जब आपको नोटिफाई या नोटिफाई ऑल करा जाएगा। अब ये यील्ड का क्या मतलब है? अब ये ऐसे ही नहीं रखा मैंने, सब चीज मतलब बिल्कुल मतलब से रखी है। यील्ड का मतलब ये समझना कि यील्ड क्या होता है। कभी कभार क्या होता है, जैसे आप कभी उसमें जो डॉक्टर के पास गए, आप मतलब आपका नंबर बोल दिया उसने कि आ जाओ बैठ जाओ तुम्हारा टाइम आ गया, लेकिन उसी टाइम पर आपके मतलब अलावा एक और बंदा बैठा हुआ है जो पहले से ही बैठा हुआ है, मतलब डॉक्टर उसे चेकअप कर रहे थे, आपको पहले से ही बुला लिया थोड़ा। तो अब आप क्या करोगे? अब ऐसा तो ही नहीं है कि जैसे ही जाओगे तुरंत उसे उठाओगे और खुद बैठ जाओगे कि भैया तू जा तेरा काम हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। तो ये यील्ड क्या होता है? ये ऐसी स्टेट मतलब ऐसा मेथड होता है। ये क्या करता है? टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए और वेट करने लग जाता है, सेम प्रायोरिटी के बंदे के लिए। मतलब वो बंदा भी सेम प्रायोरिटी पे ही है ना, कोई उसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा तो है नहीं है कि उससे पहले होना चाहिए। वो सेम प्रायोरिटी पे ही होता है, तो आप क्या करते हो? उसके लिए वेट करते हो थोड़ी देर, कि आप मतलब थोड़ी देर उसके लिए वेट करोगे कि वो पहले कर ले, उसके बाद मेरा टाइम आने ही वाला है तो मैं उसके बाद आ जाऊंगा। तो वही यील्ड से वापस आप वेटिंग रूम में चले जाते हो थोड़ी देर के लिए, कि उसका जैसे ही टर्न हो जाएगा फिर वापस आ जाऊंगा मैं। तो ये यील्ड का काम है। समझ में आई ये सारी चीजें? यही पूरी थ्रेड लाइफ साइकिल है। अगर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर यही इकलौता क्वेश्चन अगर एक ही में आ गया, कि पेपर तो कभी कभार कुछ भी आ जाता है, तो यही क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा सा मतलब ऐसा ना हो कि कंटेंट की कमी पड़ जाए। तो क्या करना, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो समझा लेना, और ये उसके नीचे टेक्निकल डेफिनेशन लिख देना। एग्जाम्पल बताना, टेक्निकल डेफिनेशन बता देना, तो इससे ही क्या होगा, ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इसकी टेक्निकल पे आते हैं। न्यू बॉन्ड स्टेट में अब थ्रेड क्या करा? बॉन्ड स्टेट में आया अपनी, यहाँ थ्रेड इज इन द देयर स्टेट व्हेन यू क्रिएट अ न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट बट यू हैव नॉट कॉल्ड द स्टार्ट मेथड येट। मतलब स्टार्ट मेथड अब नहीं करा, अभी बस इसको हीप मेमोरी में जगह दिया। दूसरा क्या है? रनेबल रेडी स्टेट। वंस यू कॉल द स्टार्ट मेथड द थ्रेड एंटर्स द रनेबल स्टेट, इट मींस द थ्रेड इज रेडी टू रन एंड इज वेटिंग इन अ क्यू फॉर द सीपीयू प्रोसेसर टू पिक इट अप। तो वही मतलब वेटिंग रूम में बैठ जाता है। रनिंग स्टेट, व्हेन द सीपीयू सिलेक्ट्स द थ्रेड फ्रॉम द रनेबल क्यू, इसमें से उसने उठाया कि भैया तुम्हारी बारी आ गई, इट एंटर्स द रनिंग स्टेट। वो रियलिटी में मतलब जो इसका एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है उस टाइम पे आ जाता है। दिस इज व्हेन द कोड इनसाइड द थ्रेड्स रन मेथड एक्चुअली एग्जीक्यूट। मतलब रन मेथड जो है वो एक्चुअली मतलब एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा तब ये बुलाया जाता है। उसके बाद आता है ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट। वही वेटिंग स्टेट कभी कभार टेम्परेली आपको हटा दिया जाता है, आपको कुछ और काम आ जाता है, या उसको कुछ और थ्रेड आ जाता है जो आपसे ज्यादा प्रायोरिटी को उसको जगह दे दी जाती है। तो कब होता है ये? थ्रेड एंटर्स द स्टेट व्हेन इट इज टेम्परेरी इनएक्टिव और पॉज्ड। दिस हैपेंस इफ द थ्रेड इज वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, वेटिंग फॉर अ लॉक सिंक्रोनाइजेशन, और इन मेथड्स लाइक sleep और wait are called. Once the wait is over, it goes back to the runnable state. ये कब होता है? जबकि मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे आपने कोई टाइपिंग के लिए कीबोर्ड में आप मतलब कुछ टाइप करके देना है आपको सीपीयू को, तो आप थोड़ी देर के लिए वो टाइप कर रहे हो, तब तक आप रुक गए, आपको वेटिंग स्टेट में पहुंचा दिया कि भैया पहले वेट हो जाने मतलब टाइप हो जाने दे, तब तक मैं और कोई काम कर ले रहा हूँ। दूसरा क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन लॉक वाली चीज आगे सिंक्रोनाइजेशन के टॉपिक में समझेंगे। ये होता है कि मतलब सेम ही काम को कोई और बंदा लेके कर रहा है। मतलब थ्रेड क्या होता है? थ्रेड मैंने बताई थी ना अभी, एक शेयर्ड मेमोरी होती है और एक क्या होती है? हीप मेमोरी होती है। तो जब ये न्यू मेमोरी में कॉल होता है, जब जो थ्रेड है, थ्रेड जो होता है जैसे न्यू से कॉल होता है न्यू कीवर्ड से, तो थ्रेड एक हीप मेमोरी में जाता है। उसके लिए हीप मेमोरी में स्पेस अलॉट होती है। तो वो जब उसको स्पेस अलॉट हो जाती है तो सारे थ्रेड क्या करते हैं? सारे थ्रेड मिलके एक ही मेमोरी में जगह लेते हैं, एक ही शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ये भी इसी को यूज कर रहा होगा, ये भी इसको यूज कर रहा होगा, ये भी इसको यूज कर रहा होगा। लेकिन थ्रेड के पास खुद की एक स्टैक मेमोरी अलग से होती है। उसमें क्या होता है? उनका पर्सनल चीजें रखी जाती हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे कि घर में किचन होती है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें सेम चीजें जैसे ग्लास वगैरह रखे हुए हैं, कुछ सामान वगैरह, बर्तन वगैरह, खाना वगैरह बन रहा है जिस गैस में, तो उसको सब मिलके यूज कर रहे हैं। उसको सब बंदे यूज कर रहे हैं एक साथ, कि वो भी आके अपना मतलब पानी गर्म कर रहा है, खाना बन रहा है, वो सब मतलब मिलके यूज कर रहे हैं। तो वो मिलके यूज कर रहे हैं, वो हीप मेमोरी हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे खाना परोसा जा रहा है
तो परोसा जा रहा है तो सब बंदों का मतलब अलग अलग वो हो गई, प्लेट हो गई अलग अलग। तो वो अलग अलग जो प्लेट है, जो भी खाना परसो जाएगा, सब परसा जाएगा सबके लिए सिंगल सेपरेटली, वो एक उसकी खुद की पर्सनल जगह पे होगा। तो वही पर्सनल जगह ही जो है वो स्टैक मेमोरी है, और जो शेयर्ड रिसोर्सेज है वो हीप मेमोरी है, ठीक है। तो ये चीज छोटी सी चीज थी। फिर आते हैं, फिर क्या रनिंग स्टेट, वो ये गई ब्लॉक वेटिंग स्टेट में, मतलब लॉक कर लेता है कि दूसरा बंदा उस जगह को ब्लॉक करके बैठा हुआ है कि भैया अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद आइयो। तो वही लॉक लगा देता है। आगे देखते हैं इसको, मतलब ज्यादा तगड़ा टॉपिक नहीं है। और ये मेथड्स लाइक स्लीप और वेट, वही वेट कराने के लिए बोल देते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जा भाई, मेरे को ज्यादा जरूरत है, या कुछ मतलब इमरजेंसी आ गई, जैसे डॉक्टर के पास है, किसी को ज्यादा दिक्कत हो गई, तो उसने बोली भैया मैं ज्यादा मतलब ज्यादा बीमार हूँ, तो मुझे पहले हो जाने दे। तो वो सारी चीजें हो गई। वापस से रनेबल स्टेट में पहुंच जाता है, डायरेक्ट रनिंग स्टेट में तो पहुंचता नहीं है, वेट करता है क्यू में जाके। जब उसका काम हो जाता है तो वहां जाके वेट करता है थोड़ी देर। टर्मिनेटेड, वही जब उसका काम पूरा हो गया तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाता है। ये चीज समझ में आई? मतलब ज्यादा ही लंबा समझा दिया मैंने, मुझे लग रही है। पर ठीक है, मतलब मटेरियल काफी होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेज टू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा। दो तरीके के वेज होते हैं इसको क्रिएट करने के तरीके को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही आते हैं। मतलब अभी तक दोनों बार आ चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल ढंग से ही पढ़ना है, ठीक है। तो एक तरीका क्या होता है, एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास, एक तरीका होता है इम्प्लीमेंटिंग अ रनेबल इंटरफेस। अब चलो ये थ्रेड ऐसा थ्रेड वाला देख लेते हैं, क्योंकि थ्रेड जो है वो दो तरीकों से एक्सटेंड होता है ना, क्रिएट होता है। तो ये दोनों मतलब मोस्टली आ जाता है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। पहला एक पार्ट होता था जिसमें वो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करता था, दूसरा होता था जिसमें वो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता था। तो फिर अभी हमने क्या करा, देखो यहाँ तक अभी मैंने पैकेज थ्रेड बनाया, हमने पब्लिक क्लास थ्रेड एग्जाम्पल बना दिया है, और मीन भाई को बुला लिया, उसके अलावा तो कुछ किया नहीं है। तो जल्दी से एक क्लास बना देते हैं जो उसको एक्सटेंड करेगी थ्रेड क्लास को। तो नाम डाल देते हैं क्लास थ्रेड, और इसके ब्रैकेट्स डाल देते हैं। अभी इसमें और कुछ तो किया नहीं है मैंने, ये खुद से एक क्लास बना दिया है। इसको करेंगे हम एक्सटेंड। एक्सटेंड किसे कर लेंगे, हमारी जो थ्रेड पेरेंट क्लास है ना, थ्रेड जो पेरेंट क्लास है उससे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई एक्सटेंड हमारी। अब दूसरा सबसे मेन काम अपना क्या होता था इसमें, मतलब ओवरराइड करना किसको, पब्लिक को। वॉइड रन मेथड को हम क्या करेंगे, ओवरराइड कर देंगे। ओवरराइड में हम अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि ये थ्रेड क्लास वाला काम है, थ्रेड क्लास वाला है ये, ठीक है। और एक चीज बताता हूँ मैं थोड़ी सी, मतलब इसे थोड़ा वैसे पढ़ना, मतलब आपके काम की तो यही है, थर्ड यूनिट में तो आएगा ही पूरा क्वेश्चन, इसका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये यहाँ पर देखो, एट द रेट ओवरराइड लिख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एट द रेट ओवरराइड इन्हें एनोटेशंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनोटेशंस बोलते हैं। तो इस एनोटेशन में क्या होता है, हम जेवीएम को बताते हैं कि ये जो हम इसके नीचे ब्लॉक लिख रहे हैं, जो मेथड लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, उसमें हमारे चांसेस, मतलब चांसेस नहीं, उसमें हम किसी चीज को ओवरराइड कर रहे हैं। तो जेवीएम को ये चीज पता होती है कि इस मेथड में अगर कुछ हो रहा है तो वो ओवरराइड होगा ही होगा। अब अगर बाई चांस हम इसको मेथड को ओवरराइड नहीं करते हैं, तो जेवीएम हमें उस टाइम पर ही उसको मतलब एरर दिखा देगा। तो ये चीज क्या होता है, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो अब उसमें इसमें क्या है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है हमको भैया यही छोटा सा कोड है, ओवरराइड कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर तो इतना ध्यान रहता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, ये एनोटेशंस को ही यूज करते हैं। अब पहले तो ये बस बताने के काम करते थे, अब इनका बहुत काम है। स्प्रिंग बूट में तो ये मान लो कि एनोटेशंस तो भाई भर भर के है। एपीआईज वगैरह बनाते हो आप, 50 यूनिट में सब मटेरियल है। रेस्ट एपीआई बनाओगे तो मतलब रेस्ट कंट्रोलर एट द रेट सर्विस एट द रेट रेपोजिटरी, ये सारे जो एनोटेशंस होते हैं ना, ये सारे एनोटेशंस हम यूज करते हैं। अभी हमारे लिए काम आएगा बस एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन। ये बस इतना समझो इसको, कि ये जो एनोटेशन होता है इसको हम उस चीज के ऊपर लगाते हैं जहां पे हमारा वो चीज आ सकती है। और हम जेवीएम को बस एक बार बता देते हैं कि यहाँ पे ये चीज आ सकती है, तो ध्यान रखियो तू, अगर मैं गलती से भूल जाऊं तो मेरे को बता दियो, बस ये चीज है, ठीक है। हमने रन मेथड को, सबसे दूसरा काम हमने करा, पहला हमने क्लास माई थ्रेड बनाई, उसके बाद उसे एक्सटेंड कर दिया पेरेंट थ्रेड क्लास से। और हमने क्या करा, अब ये थ्रेड जो है ये पेरेंट क्लास है, इसमें खुद से ही सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि मेथड कौन से, स्टार्ट मेथड हो गया, रन मेथड हो गया। और ये जो मेथड्स होते हैं ना बाकी सारे, ये सारे इसमें खुद से होते हैं, तो हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता है क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक फिर तो कुछ होता ही नहीं है, जब तक ई मेमोरी में उसको जगह नहीं देंगे, जब तक कुछ ब्लूप्रिंट का जब तक हम कुछ काम नहीं कर देंगे रियल वर्ल्ड, तो फिर तब तक तो कुछ आता नहीं है। तो इसका क्या करते हैं, जल्दी से एक इसका वो बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज कर देंगे न्यू थ्रेड। ये बन गया अब हमारा। अब हमारा क्या है, अब हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट स्टार्ट कर देते
ऐसे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं ऐसे, फिर क्या है, अब T1 हो गया। अब T1 हमने इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस दे दिया, अब इसकी जो भी वैल्यूज हैं वो इसमें आ गई। इस माई थ्रेड का जो भी काम है अब वो इस T1 में आ गया। अब इसको हम यूज करके रेफरेंस में हम कुछ भी इसके बिल्ट इन मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, D1 डॉट स्टार्ट यूज कर दिया, बस। मतलब यही है, खत्म। ये जो एक्सटेंड थ्रेड वाला काम है ना, बस इतना सा ही काम है और कुछ नहीं है। इसको रन करके देखें। देखो थ्रेड क्लास वाला है, चल गया ना रन, पूरा रन वाला मेथड अपना चल गया। बस इतनी सी चीज है। पहला क्या करा हमने, क्लास माई थ्रेड बनाई, उसको एक्सटेंड कर दिया पेरेंट थ्रेड क्लास से। उसके बाद हमने ओवरराइड कर दिया रन मेथड को अपने। उसके बाद हमने मेन वाई में अपने इसको, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट इनिशियलाइज करा, क्रिएट करा। उसके बाद हमने क्या करा, स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया। जेवीएम सबसे पहले आएगा, मेन वाई को अपने ढूंढेगा, मेन मेथड को ढूंढता है जेवीएम। मेन मेथड को ढूंढने के बाद वो अपना इसको ऑब्जेक्ट के लिए जगह बनाएगा हीप मेमोरी में। उसके बाद वो स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही स्टार्ट करेगा वो अपने आप जैसे ही फ्री होगा तो वो अपने आप उस रन मेथड को कॉल कर लेगा। तो ये रन मेथड कॉल हो गया। अभी सब इतना कम टाइम में होता है कि यहाँ तो तुरंत दिख गया, वरना लगता मतलब जेवीएम के लिए टाइम लगता है, हमारे लिए कुछ नहीं है। अब ये तो हो गया। अब ऐसे ही देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, रनेबल इंटरफेस को देख लेते हैं। रनेबल एग्जाम्पल डाल देते हैं डॉट जावा, ठीक है। रनेबल एग्जाम्पल डॉट जावा डाल देते हैं। और क्या करें, इसमें से सब निकाल के रख देते हैं उधर। मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप मत करना, ठीक है। आप तो अभी सीख रहे हो तो फिर मतलब कॉपी करने का तो मतलब ही नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल में इसमें से कुछ बचा नहीं है। इसको एक्सटेंड को हटाते हैं, मतलब अभी तो सभी हटा दो खैर। ये हटा दिया हमने, और ये एक्स्ट्रास हटा दिए। ये मेन मेथड को रखे रहते दो, ठीक है। अब ये आया थ्रेड एग्जाम्पल की जगह पब्लिक क्लास रनेबल एग्जाम्पल। इससे ज्यादा ही मैटर हो गया है, कॉपी करने का कोई काम नहीं रहा। इसको भी हटा ही दो, फिर कुछ काम रहा ही नहीं, ये तो सब खुद ही कर दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो चलता रहता है इतना तो। अब क्या हुआ, रनेबल एग्जाम्पल आया। अब रनेबल में हम क्या करते थे, जल्दी से एक ऊपर एक अपनी क्लास बनाते हैं, वही सेम क्लास बना देते हैं। क्लास अपनी माई थ्रेड ये बनाई हमने, इसको अंदर डाला। अब देखो, अब यहाँ रनेबल एग्जाम्पल चल रहा है, इसमें भी कुछ नहीं करा अभी तक, तो वही सेम है। हम क्या करेंगे, अब दूसरे पार्ट से करते हैं। पहला एक्सटेंड वाला तो हमने कर दिया एक्सटेंड थ्रेड से। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे इम्प्लीमेंट से। इम्प्लीमेंट्स करते हैं रनेबल इंटरफेस को, किसको, रनेबल इंटरफेस को करते हैं। अब आप एक चीज देख रहे हो क्या, कि यहाँ पर एरर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, द टाइप माई थ्रेड मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब जब हमने पहली यूनिट में हूप्स कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तब हमने ये चीज देखी थी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उनके अंदर बॉडी नहीं होती। वो बस एक मेथड मतलब बनाए जाते हैं, और बिना मतलब ये जो ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट्स, इनको नहीं लगाते हम, बस एक सेमी कॉलन से उसको बंद कर देते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो सेमी कॉलन से बंद कर देते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बॉडी नहीं होती। वो क्या बोलते हैं कि जो भी इंटरफेस में जो मैंने मेथड डाल रखे हैं उसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे को जो क्लास इंप्लीमेंट करेगी, मेरे जो चाइल्ड होंगे वो उनको देखेंगे। मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसकी, मेरे जो चाइल्ड होंगे वो उसे देखेंगे। तो इसमें इसीलिए एरर आ रहा है। अब जैसे कि देखो, थ्रेड एग्जाम्पल में इसे देखोगे ना, तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तो देखो कोई एरर नहीं आया। क्यों, क्योंकि क्लास में ये कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप उसको मतलब जो उसके इनबिल्ट मेथड्स हैं उनको आप ओवरराइड करो ही करो। वो चल रहा है अपना चल रहा है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो होते नहीं है, लेकिन रनेबल एग्जाम्पल में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हमको इसको मतलब ये स्ट्रिक्टली है कि इसमें आपको मतलब वो करना ही पड़ेगा ओवरराइड, ठीक है। यहाँ पे ओवरराइड लिखो, लिखो, लिख देते हैं, ओवरराइड लिख देते हैं। इसमें वही पब्लिक वॉइड रन मेथड को कॉल करते हैं, ये चलेगा। अब देखो जैसे ही रन मेथड आया उसके बाद सारे एरर चले गए। अब एस आउट करते हैं अपना, एस आउट इसमें रख देते हैं हम कि ये कौन सा वाला है, रनेबल वाला है ये, ठीक है। ये चल गया। अब अपना रन मेथड हमने कर दिया, ओवरराइड कर दिया। अब एक चीज समझो कि ये जो रनेबल इंटरफेस है ना, ये रनेबल इंटरफेस में इतनी मतलब पावर नहीं है। इसके पास खुद से मेथड नहीं है। जो कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे स्टार्ट हो गया, और ये बस इसके पास एक रन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है बस, और कुछ नहीं है इसके पास रनेबल के पास। ये इंप्लीमेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इस इंप्लीमेंट के बाद हम कॉमा लगा के और भी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस पे और भी चीजें कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रनेबल इसलिए करते हैं। आप एक्सटेंड में क्या होता है, इस एक्सटेंड के बाद अब हम कुछ भी और नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता ना। देखो इसमें कुछ क्या लिखा रहा, अभी तो टोकन ही लिखा आएगा, पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को करता नहीं है।
लेकिन जो इंटरफेस है वो तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को मतलब कर लेता है। तो इसीलिए ये चीज जो है ना, इसे हम इसलिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें इतनी खुद से पावर नहीं है कि इसके पास खुद से बिल्ट इन मेथड्स हैं, जैसे कि कौन सा थे, स्टार्ट वगैरह, नोटिफाई वगैरह, ये सारे बिल्ट इन मेथड इस पे कुछ नहीं है। तो इस पे बस रन है, इसको हम ओवरराइड कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो इस माई रनेबल को बनाते हैं। अच्छा, मैंने माई थ्रेड ही बना दिया है ना, माई रनेबल कर देते हैं इसे, तो ज्यादा ठीक लगेगा। ठीक है, माई मतलब थोड़ा सा तो अंतर रहे, दोनों सेम ही हो जाएगा। माई रनेबल कर दिया हमने। अब इसका माई रनेबल का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने माई रनेबल का बनाया, इसमें हम लिख देते हैं माई ऑब्जेक्ट। इसको न्यू कीवर्ड से बना देंगे भैया जल्दी से, न्यू कीवर्ड से बना दिया, माई रनेबल बन गया। अब ये खाली हमने क्या करा, माई ऑब्जेक्ट, इस माई रनेबल का ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब जगह दे दी इसको। अब इसके पास माई ऑब्जेक्ट के पास खुद से तो भैया कुछ है नहीं है। इसको हम अगर करके भी देखें, जैसे माई ऑब्जेक्ट, अगर मैं ऐसे करके डॉट रन भी कर, डॉट स्टार्ट भी कर दूं, तो देखो क्या एरर आएगा, कुछ चला नहीं चला, क्या बता रहा है देखो, द मेथड स्टार्ट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप माई रनेबल, मतलब ये खुद से इसमें है ही नहीं, इस रनेबल इंटरफेस में ये चीज है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी पावरफुल बंदे को बुलाना पड़ेगा। अब वो पावरफुल बंदा कौन है, बिल्कुल सही सोचा भाई, ये माई थ्रेड जो था ना, ये माई थ्रेड यही पावरफुल बंदा है, यही, इस पे ही सारी पावर है। इसको यहाँ से उठा लिया हमने, माई रनेबल में डाल दिया कि भैया तू आजा, तेरी जरूरत है। अब इसको जैसे ही बनाया, अब ये T1 बन गया, इसके पास तो सारे मेथड्स हैं। माई थ्रेड क्यों बोल रहा हूँ भैया, थ्रेड जो है, ठीक है, माई थ्रेड तो हमने खुद से एक क्लास बनाई है। ये मेन मेथड तो पेरेंट क्लास है ना, पेरेंट क्लास पे है सारी ताकत। तो सारी ताकत जिस पे है, थ्रेड पे, उसने एक बनाया अपने लिए, अपनी जगह कर दी, न्यू थ्रेड, हाँ ठीक है, सारी चीजें अपने लिए उसने हीप मेमोरी में जगह कर दी, इसने भी कर दी। अब इसे बताएगा कौन, मतलब करना क्या है T1 को, T1 को मैं जैसे मान लेते हैं, T1 को हमने रन करवा दिया। अभी करा क्या है इसने, कुछ नहीं करा। इसको रन करके देखें तो क्या आ गया, कुछ नहीं चला, देखो कुछ आउटपुट ही नहीं आया ना, शो हुआ, क्योंकि टीरन तो ये अपना अलग चल रहा है, इसके पास तो कुछ डिफाइन है ही नहीं। रन मेथड किस में डिफाइन है, माई रनेबल में। माई रनेबल का ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, माई ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इतना समझो कि इसके कंस्ट्रक्टर में हम इसको वैल्यू को दे देंगे। ये चीज समझ में आई, इसमें हम इसको दे देंगे कि ये जो हमने लिखा था, ये जो चीज हमने इसको काम करने के लिए दी थी, ये हमारा मतलब हमने कुछ बातें बताई थी इसे, इसे हमने बातें बताई थी। अब ये खुद से तो कुछ कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है, अपनी जो भी बातें थी वो जाके इस बंदे को बता देगा कि इस वाले, मतलब ये एक तरीके से मारो, ये बस हमने घर का एक, मतलब आप जैसे कि घर में क्या कर रहे हो, आपको पेंट करना है घर में, तो आपने पेंट करने के लिए क्या करा, अब ये जो ये वाली थ्रेड क्लास थी ना, इसमें आप पेंटर हो, आपको पेंट करना आता है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पेंट कर सकते हो घर में। तो आपने पेंट करा, आपके पास सारी चीजें थी भी, आपके पास स्टार्ट मेथड था, सारी चीजें थी, तो आपने खुद से ही स्टार्ट कर दिया, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अब रनेबल में आप मतलब आपको नहीं पता पेंट पेंट कैसे करते हैं, आपने घर का क्या करा, आपने बताया कि इस वाले रूम में ये पेंट होगा, इस वाले रूम में ये पेंट होगा, और ये सारे पेंट होंगे, मतलब मेरी ये राय है, मतलब मेरे को ये करवाना है। तो आप क्या करोगे, आपको खुद तो आता नहीं है पेंट करना, तो आपने बाहर से किसी बंदे को बुलाया जिसको पेंट करना आता हो, आपने अपना जो आइडिया था कहाँ कहाँ क्या पेंट करना है वो उसे बता दिया, और बस उसने अपना जो भी उसे पता थी कि मेरे को क्या क्या करना है, उसने अपने पेंट लाया और अपना काम चालू कर दिया। चीज समझ में आई होगी, सिंपल सा ही मतलब, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, सिंपल सा ही था। तो रनेबल वाला है, देखो चल गया। अब ये हमारा एक्सटेंड वाले से हो जाता है, थ्रेड क्लास से, और ये हमारा रनेबल वाले से हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा था। अब इसमें देखते हैं, इसमें इन दोनों में मतलब बेटर कौन होता है, ये इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस अच्छा होता है या थ्रेड क्लास अच्छी होती है। तो रनेबल इंटरफेस ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पता होगी कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब उसके लिए मना है सीधी सीधी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस में होगा नहीं, लेकिन इंटरफेसेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है। तो इसीलिए इंटरफेसेस में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर एक्सटेंड थ्रेड कर दिया, अब आपने एक्सटेंड थ्रेड कर दिया, अब आप किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। तो ये मतलब इसकी बाउंडेशन हो गई, बहुत तगड़ी बाउंडेशन। लेकिन इंटरफेस में क्या होता है, अगर आपने एक बार इम्प्लीमेंट इंटरफेस लिख दिया, यहाँ कहाँ गया, इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस लिख दिया, लेकिन इसके बाद आप कॉमा लगा के और भी इंटरफेसेस को मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो समझ रहे हो ना, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ये मेन चीज है, इसीलिए हम रनेबल इंटरफेस को प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
अब आते हैं थ्रेड प्रायोरिटीज के टॉपिक पे। ये भी सिंपल सा टॉपिक है। थ्रेड प्रायोरिटी से मतलब से समझ में आ रहा है कि कुछ प्रायोरिटी दी जाती है थ्रेड्स को, क्योंकि कभी कभार कुछ होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि जो पहले आ गया भैया उसका ही काम हो गया। अब किसी की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है तो उसे तो पहले देना पड़ेगा। अब जैसे समझते हैं कि इन जावा एवरी थ्रेड इज अ प्रायोरिटी, थ्रेड प्रायोरिटी यूज्ड बाय द थ्रेड शेड्यूलर। मतलब एक ऐसे समझो एनालॉजी से, जैसे हॉस्पिटल में मतलब किसी का क्या हुआ, तीन लोग हैं। एक का मतलब एक को नॉर्मल सा फीवर है और एक को मतलब वॉमिटिंग वगैरह हो गई है, और तीसरे का किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। तो तीन तीन चीजें हैं। अब तीन में से अब कुछ जो रिसेप्शनिस्ट होगा या जो नर्स वगैरह होगी वो किसको मतलब प्रायोरिटी अलॉट करती है। तो वो जो नर्स वगैरह जो अलॉट कर रही है ना कि किसको पहले जाना चाहिए, वो जो उसको नर्स को ही हम थ्रेड शेड्यूलर कहते हैं इसकी लैंग्वेज में। और जो वो हो रहे हैं वो सारे थ्रेड्स हैं, उनकी प्रायोरिटीज डिफाइन करती है ये कि किसको पहले भेजा जाए। तो वहां पर तो ऑब्वियसली जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको पहले भेजा जाएगा, सेकंड नंबर पे जिसको वॉमिटिंग है उसको भेजा जाएगा, और तीसरे नंबर पे जिसको फीवर है उसको उसको भेजा जाएगा। तो वही चीजें इधर हैं। थ्रेड शेड्यूलर कौन होता है, जो प्रायोरिटीज डिफाइन करता है, देता है। तो इन जावा एवरी थ्रेड इज अ प्रायोरिटी, थ्रेड प्रायोरिटी इज यूज्ड बाय द थ्रेड शेड्यूलर टू डिसाइड व्हेन ईच थ्रेड शुड बी अलाउड टू रन। सेकंड चीज, सीपीयू जनरली एग्जीक्यूट थ्रेड विद इन हायर प्रायोरिटी बिफोर थ्रेड विद अ लोअर। वही सेम चीज के हायर प्रायोरिटी होगा उसे पहले सीपीयू वो करेगा एग्जीक्यूट, लोअर प्रायोरिटी को बाद में करेगा। प्रायोरिटीज इसमें एक स्पेसिफिक नंबर होता है, ऐसा नहीं कि 1 से 1000 चल रहा है। मतलब 1 to 10 की स्पेसिफिक रेंज है, उसी के अंदर अंदर देते हैं। 1 वाला लोवेस्ट होता है, 5 वाला नॉर्मल डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और 10 वाली सबसे हाईएस्ट होती है। अब ये पहला पार्ट लिखना है आपको, जब ये थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में है तो ये पहला इंट्रोडक्शन लिखना है। दूसरा लिखना है प्रायोरिटी कॉन्स्टेंट्स इन जावा क्या होते हैं। तो ये तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है मिनिमम प्रायोरिटी, दूसरा होता है नॉर्मल प्रायोरिटी, तीसरा होता है मैक्सिमम प्रायोरिटी। थ्रेड डॉट मिनिमम प्रायोरिटी। तो मिन कैपिटल, सारी चीजें कैपिटल है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स हैं तो सारी चीजें कैपिटल है। अंडरस्कोर लगाया नॉर्मल, अंडरस्कोर लगाया मैक्सिमम, अंडरस्कोर लगाया। तो वैल्यू इज 1, इसकी हमने डिफाइन कर दी, 1 ही वैल्यू होगी। तो ये सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी होगा। अब अगर किसी चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 5। तो 5 उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। अगर किसी को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है तो उसकी हम क्या रख देंगे, सेट कर देंगे 10। अब ये कैसे सेट होगी, थ्रेड क्लास प्रोवाइड 3 स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट। स्टैटिक फाइनल है, कांस्टेंट्स है, मतलब फाइनल है ये, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। अगर किसी ने मिनिमम लिखा है तो वो 1 हो गया, नॉर्मल लिखा है तो 5 हो गया, मैक्सिमम लिखा है तो 10 हो गया। इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, अब ये दो पार्ट ये लिख दिए, उसके बाद तीसरे पार्ट में लिखोगे इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या होते हैं उसके। मतलब ये क्वेश्चन 7 नंबर में आएगा तब है, ठीक है। बहुत मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन आ गया, कॉन्स्टेंट्स आ गए, इंपॉर्टेंट मेथड्स। दो तरीके के इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, पहला सेट प्रायोरिटी, दूसरा गेट प्रायोरिटी। अब गेट से समझ में आ रहा है कि प्रायोरिटी लेता है वो, मतलब पूछता है कि उससे निकल के आ जाती है कितनी प्रायोरिटी ले रहा है वो जो मेथड है वो। तो फाइनल याद रखना, दोनों में फाइनल आएगा। तो पब्लिक फाइनल इंट गेट प्रायोरिटी। अब वो कुछ रिटर्न लग रहा है तो रिटर्न वैल्यू आएगी ना। मतलब गेट प्रायोरिटी अगर वो किसी चीज से प्रायोरिटी लेगा तो वो कुछ रिटर्न वैल्यू आएगी। रिटर्न वैल्यू तो इंट लेंगे, वॉइड तो लेंगे नहीं, वॉइड तो नो रिटर्न टाइप होता है। तो इंट में कुछ रिटर्न आएगा तो रिटर्न्स द करंट प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड। इंटीजर वैल्यू 1 to 10 में कोई नंबर प्रिंट कर वो दे देगा वो रिटर्न करके कि ये इसकी प्रायोरिटी है। अब सेट प्रायोरिटी में, सेट में हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी को देंगे तो देने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स हमें लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे ही इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, इंटीजर न्यू प्रायोरिटी। अब यहाँ पे वो लिखते हैं जो मतलब हम गिवन करते हैं। जैसे कि अगर मैं हेलो प्रिंट कर रहा होता तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करता, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग एस या जो भी स्ट्रिंग नेम डालता। अब अगर यहाँ पे मैं कोई कैरेक्टर वैल्यू करता तो कैर लिखता और फिर उसको वैल्यू डालता। लेकिन अब मैं इंटीजर वैल्यू दूंगा, 1 से 10 तक ही तो सेट करके दूंगा। तो इंटीजर वैल्यू को इनपुट में देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट ऐसे सेट करते हैं। अब सेट प्रायोरिटी है तो हम ये चीज खुद दे रहे हैं, हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो अगर रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है तो वॉइड लग जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। जैसे कि सेट प्रायोरिटी में क्या होगा, सेट प्रायोरिटी में हम कोई वैल्यू देते हैं तो इसीलिए हमने इंट ये दे दिया। और गेट प्रायोरिटी में हम क्या करते हैं, कुछ देते नहीं है, हम रिटर्न में लेते हैं। तो जब रिटर्न में लेते हैं तो इंट लग गया। तो ये गेटर सेटर ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये आ गई चीज। अब क्या हुआ, सेट प्रायोरिटी में यूज टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड इफ द वैल्यू इज नॉट बिटवीन 1 to 10 इट थ्रोज इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। मतलब गलत वैल्यू तुमने गिव कर उसे दे दी। अब रिटर्न द करंट प्रायोरिटी, ये करंट प्रायोरिटी देता है इसे सेट करने के लिए, ठीक है। ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं, सिंपल सी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सेट का मतलब सेट कर रहे हैं, गेट का मतलब गेट कर रहे हैं। और प्रायोरिटी कॉन्स्टेंट में मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम। थ्रेड प्रायोरिटीज का मतलब क्या हो गया कि उसको जो थ्रेड शेड्यूलर होता है वो डिफाइन करता है कि किस थ्रेड को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन पहले वो होगा, क्या कहते हैं, रन होगा, ठीक है।
कोड समझते हैं। अब इसे शुरू करते हैं थ्रेड प्रायोरिटी वाले टॉपिक को। इसका कोड देखते हैं एक बार। जो पहले हमने करा था रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, वही सेम चीज है, कोई मतलब ज्यादा सीन नहीं है इसमें भी। बस एक दो मेथड ऐड हो गए, बाकी कोड पूरा सेम है, बस बड़ा कोड है। वो तो बस बढ़ा दिया है मैंने, और इसमें कोई मतलब कोड में कोई मतलब ज्यादा तगड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। वही जो पहले रनेबल इंटरफेस और वो समझ में आ गया होगा, तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या करते हैं हम, लिख देते हैं। सबसे पहला पार्ट हम करते हैं अपना, एक्सटेंड करते हैं हम अपने थ्रेड क्लास को। जो थ्रेड पेरेंट क्लास है ना, उसको एक्सटेंड करते हैं। तो इसमें एक्सटेंड करेंगे थ्रेड पेरेंट क्लास को। ये हमने जैसे ही पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करा, तो हमारे पास कुछ खुद से मेथड्स आ गए। मेथड्स कौन से होते हैं वो, जैसे कि रन मेथड हो गया, स्टार्ट मेथड हो गया, और स्लीप मेथड हो गया, वेट हो गया, ये सारे जो मेथड्स होते हैं ना, ये इसमें हमें मिल जाते हैं। और दूसरा पार्ट हम क्या करते हैं, ओवरराइड द रन मेथड, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट करते हैं हम, रन मेथड को ओवरराइड करते हैं। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, उसको रन मेथड को बुलाएंगे। पब्लिक वॉइड रन डिस्प्ले, क्यों बोल दिया मैंने, पब्लिक वॉइड रन, इसको बुलाया हमने, ठीक है। पब्लिक वॉइड रन को बुलाया। हमने क्या करा, दो तीन, अब ये हमने इसमें जो भी चीजें डालेंगे, मैंने बताया था कि कोड में कुछ भी कहीं भी चल रहा हो, यहाँ हो, कुछ भी हो, जो चलता है, जो एग्जैक्टली जो एग्जीक्यूट होती है चीज, वो होती है रन मेथड में। समझ रहे हो ना, जो हमने थ्रेड लाइफ साइकिल सीखी थी, उसमें एग्जैक्टली चल तो सब रन में ही रहा था ना, बाकी सब तो वेटिंग स्टेट थे। तो चल मेनली रन में ही रहा था, तो यहीं पर हमें सारी चीजें, मतलब जो आउटपुट, ये जो सारी चीजें मिलेंगी वो यहीं से मिलेंगी। तो हम यहीं पर अपनी चीजें लिखेंगे। तो क्या होता है, थ्रेड में कुछ बिल्ट इन मतलब मेथड्स होते हैं, तो थ्रेड डॉट लगाएंगे मेथड को यूज करने के लिए, थ्रेड क्लास जो है उसको। तो थ्रेड डॉट में हमें क्या चाहिए, जो करंट थ्रेड का मतलब क्या है, ये एक मेथड है जो ये बताता है कि इस जो रन मेथड को जो भी थ्रेड यूज कर रहा होगा, उसको मेरे को भेज दो इसमें। ये करंट थ्रेड वो निकाल देता है जो इस रन मेथड को जो थ्रेड यूज कर रहा होगा ना, तो वही निकाल के दे देता है। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड का मतलब कौन सा करंट थ्रेड मेरे को यूज कर रहा है, तो वो मेरे को दे दो। अब खाली करंट थ्रेड से तो मतलब नहीं है हमें, हमें उसका थ्रेड का नाम भी तो चाहिए, तो हमें उसका नाम भी दे दो लाके। तो ये दो चीजें कर दी उसने, ठीक है। हमने क्या करा, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड गेट नेम करा, जिससे क्या हुआ, करंट थ्रेड का नाम निकल के आ गया हमारे पास, कौन सा थ्रेड इसको यूज कर रहा है, ये इससे हमें पता चलेगी कि कौन सा थ्रेड यूज कर रहा है। और दूसरी चीज क्या करनी है हमें, अब हमें उसकी प्रायोरिटी भी तो चाहिए। ये प्रायोरिटी बाद में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। पहले सेट प्रायोरिटी कर लेते हैं और गेट प्रायोरिटी कर लेते हैं, या लगा ही देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको थ्रेड करा, कहाँ चला गया, इसको हमने थ्रेड क्लास, उसको थ्रेड क्लास को लिया, डॉट लगाया, वही सेम चीज, जो करंट थ्रेड मेरे को यूज कर रहा होगा उसको बुलाओ। उसके बाद उसकी जो भी थ्रेड यूज कर रहा है उसकी मेरे को प्रायोरिटी निकाल के दे दो। बस सिंपल सा यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करा हमने, नेम निकाल के दे दिया। उसमें क्या करा हमने, प्रायोरिटी निकाल के दे दी, बस यही चीज है। इसको सुंदर सा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं, इसमें हम थ्रेड का नेम मांग रहे हैं, तो थ्रेड नेम आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले में, अच्छा प्लस तो लगा ही हुआ है। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में हम प्रायोरिटी मांग रहे हैं, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, प्रायोरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये उसकी, इसमें इसके मतलब इसके सामने प्रायोरिटी लिखी आ जाएगी, इसके सामने नाम लिखा आ जाएगा। तो इस पूरे से क्या निकल के आ रहा है, थ्रेड का नाम निकल के आएगा। इस पूरे से क्या निकल के आएगा, उस थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, ये हम देंगे आगे। तो बस इतना सही है रन मेथड का काम, ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ही है। बस इतना सही रन मेथड में काम करना है। तो हम अपना तीसरा काम लेके आते हैं सबसे। अब तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम क्या होगा इसमें, तीसरे काम में हम क्या करेंगे, अब हमने ये काम कर दिया, अब जावा में बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो कुछ होता नहीं है। तो तीसरा काम हमारा वही होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किस किस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, मतलब करना तो इसी क्लास का है, प्रायोरिटी थ्रेड का बस एक। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, एक ही क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी थ्रेड लेते हैं, प्रायोरिटी थ्रेड T1 का पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, और प्रायोरिटी थ्रेड इसका कंस्ट्रक्टर आ गया। अब यही सेम जो हमारा बन रहा है, इसी को हमें क्या करना है, मतलब तीन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन ही वो है ना लेने के लिए। एक क्या कहते हैं, अभी देखा था जो पहला था गेट प्रायो, वो गेट बोल रहा हूँ, पहला था मिनिमम प्रायोरिटी, दूसरा था नॉर्मल, और तीसरा था मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो तीन चेक करने के लिए तीन ही बना देते हैं थ्रेड्स को, ठीक है।
ये थ्रेड 3 बना दिया हमने। तो ये तीनों बन गए अपने, इससे प्रायोरिटी के इसको जगह मिल गई, अब ये क्रिएट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब चौथा काम क्या करें, अब हमने गेट नेम करा है तो उसका नेम डाल देते हैं कोई अच्छा सा, अभी तो 0 1 2 3 4 जो भी आएगा वो आएगा। हम खुद से नेम डाल देते हैं उसके लिए, मतलब सेट कर देते हैं नेम को। गेट करने के लिए निकालना, और सेट करने के लिए हमें खुद से सेट करनी पड़ेगी। तो अब तो T1 से काम हो सकता है, T1 का करना है तो T1 डॉट सेट नेम, ये आ गया। इसका नाम क्या रख देते हैं हम, थ्रेड, और इसका नाम रख देते हैं थ्रेड ए, ठीक है। और दूसरा फिर करते हैं T2 डॉट सेट नेम, इसका नाम क्या रख देते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं थ्रेड, थ्रेड बी रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। ऐसे ही तीसरा T3 डॉट सेट नेम, इसका नाम क्या रखना है, इसका नाम वही थ्रेड सी रख देते हैं। ये आ गया, अब ये तीनों के नाम सेट हो गए, ये तीनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। ये रन मेथड में उसको हमने उसका नाम निकाला है और उसकी प्रायोरिटी निकाली है। तो अब प्रायोरिटी निकाली है तो प्रायोरिटी कुछ दे दो उसको, जब निकाली है तो सेट प्रायोरिटी कर देंगे इस वाले में, आप इस वाले स्टेप में, ठीक है। तो सेट प्रायोरिटी के लिए भी सेम चीज, T1 डॉट सेट प्रायोरिटी, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये T1 डॉट सेट प्रायोरिटी करी। अब 1 2 3 4 5 से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेनली मतलब पेपर में आपको क्या डालना है, वही क्या कहते हैं, मिनिमम प्रायोरिटी के लिए 1 होता है, और नॉर्मल के लिए क्या होता है, जैसे थ्रेड यूज करना है, थ्रेड के अंदर कौन सी है, ये क्या आ गया, न्यू प्रायोरिटी, एक मिनट, थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी, अब ये आ गई, ये सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है, इसका मतलब 1 प्रायोरिटी है इसकी, ठीक है। इसका मतलब इसकी 1 प्रायोरिटी, अलग अलग ही लिख देते हैं। T2 डॉट सेट प्रायोरिटी करेंगे, इसका मतलब इसमें थ्रेड करा, थ्रेड डॉट करा, और डॉट के बाद क्या निकालनी है हमें, नॉर्मल प्रायोरिटी मान ली। अब इस नॉर्मल नॉर्मल प्रायोरिटी का क्या मतलब था, इसका मतलब था 5। T3 निकाली, T3 डॉट सेट प्रायोरिटी, इसका मतलब क्या था, वही वापस से सेम चीज, सेम चीजें करी हैं कुछ, मतलब ज्यादा है ही नहीं मैटर, ठीक है। ये क्या आ गया, क्या लिखा आ गया, अच्छा, थ्रेड डॉट मैक्सिमम प्रायोरिटी, ठीक है। ये चीज आ गई, और इसकी हमने क्या कितनी निकाल दी है, 10 निकाल दी है, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 आ गई, ये अपनी आ गई। अब क्या करा, अब ये सारे काम तो हो गए। अब भाई अपने जो भी करना था हमें वो कर दिया हमने, यहाँ नेम सेट कर दिया, यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर दी, वहां पे गेट नेम कर दिया, गेट प्रायोरिटी कर दी। अब हमें बस मेन चीज चाहिए, वो क्या है अपना, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए T1 डॉट स्टार्ट कर देंगे, पहला ये हो गया। दूसरे वाले में T2 डॉट स्टार्ट कर देंगे, दूसरा ये आ गया। तीसरे वाले में T3 डॉट स्टार्ट कर देंगे। अब ये स्टार्ट कर दिया, और मैंने जो शॉर्टकट बताया था, ऑल्ट शिफ्ट एफ, इससे क्या हो जाता है, मतलब बस वो दिखने में वो हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, यही सिंपल सा था। इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है, 5 10 11, एक और बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, 5 10 11 फिर से ही आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 5 1 10 आ रहा है। अभी बता रहा हूँ मैं सारी चीजें, बस पहले अपना सही वाला आ जाए, ये देखो ये आ गया। अब देखो जो चीज ऊपर करी थी वो क्या थी, थ्रेड नेम जो हमने यहाँ लिखा था, अरे ऊपर, हाँ ये रहा, थ्रेड नेम लिखा था, ये थ्रेड नेम एग्जैक्ट लिखा आ गया यहाँ पर। अब ये थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम से क्या निकल के आ गया, जो थ्रेड जो भी होगा उसका हमने नेम चेंज कर दिया था, तो थ्रेड सी आ गया उसकी जगह, तो इसका नेम निकल के आ गया। फिर हमने लिखाया था प्रायोरिटी, ये स्लैश लगाया, प्रायोरिटी लगाया, उसके बाद हमने क्या निकाला था, उसकी प्रायोरिटी निकाल दो, तो उसने 10 उसकी प्रायोरिटी निकाल दी। ऐसे ही हमने नाम सेट करा था, इसके तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, बिना उसके तो काम होगा नहीं। फिर हमने नाम सेट करा था ABC, तो ABC आ गया। उसके बाद हमने प्रायोरिटी सेट करी थी 1 5 10, तो 1 5 10 आ गई। अब स्टार्ट करा था तो ये चल गया। अब ये देखते हैं कि ये हुआ क्या, ये पहले अलग क्यों आए थे, अब 10 5 1 क्यों आ रहे हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, एक चीज होती है कि ये हमने मतलब ज्यादा प्रायोरिटी का हमने सेट करा है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीज। ये कंट्रोल में किसकी होती है, ये थ्रेड शेड्यूलर के कंट्रोल में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कंट्रोल करता है। ये जो चीज हम उसे प्रायोरिटी सेट करके दे रहे हैं ना, ये हम बस उसे अपनी तरफ से एक मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको, कि भैया ये हमारी तरफ से ये प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, तो इसको थोड़ा पहले वो कर देना। तो जैसे कि अगर ये मान लो कि अगर कोई एम्बुलेंस वगैरह अगर कहीं जा रही है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसको ट्रैफिक में से निकलना तो सबसे पहले चाहिए। लेकिन जरूरी तो है नहीं, अगर कहीं मतलब रोड पूरी ब्लॉक है, पूरा फुल ट्रैफिक चल रखा है, कोई ट्रक उसके सामने आके मतलब लग गया,
तो फिर वो प्रायोरिटी तो वो हो गई ना, तो उसको भी रुकना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। तो वही चीज है, ये जो सीपीयू है और भी कामों में व्यस्त होता है पहले, तो वो जब उसे फ्री मिलता है और वो जिसे देख लेता है उसे कर देता है, अगर उसे करनी होगी तो वो कर देता है। इसीलिए हम जितनी बार भी इसे करेंगे तो अलग अलग प्रायोरिटी निकल के आ जाती है। ठीक है, 5 1 10 आ गई, पहले उसने ऐसे सॉल्व कर दिया, 10 को बाद में कर रहा है। तो आप कहोगे कि फिर इसका मतलब ही क्या रहा? ये बस एक प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है, मतलब 10 के आने की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है कि इसके चांसेस थोड़े ज्यादा आएंगे आने के। ठीक है, बस यही चीज है, यही सिंपल सा कोड था और ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ये और देख लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट क्या है। ये सब लिखने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी और कमी पड़ जाए तो ये लिखाना, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है सच। बस अगर छोटा पड़ जाए तो लिख देना, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर देख, इनहेरिटेंस ऑफ प्रायोरिटी, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई एक्सटेंड कर रहा है, जब एक्सटेंड करते हैं ना क्लास को, जैसे यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है रनेबल को, वहां पर एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को। तो अगर कोई चाइल्ड बाय डिफॉल्ट एक पेरेंट क्लास को वो कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी 5 सेट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये मेन चीज है बस। बाय डिफॉल्ट द चाइल्ड थ्रेड इनहेरिट्स द प्रायोरिटी ऑफ इट्स पेरेंट थ्रेड, द डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ द मेन थ्रेड इज ऑलवेज 5। मतलब उस चाइल्ड की प्रायोरिटी जो है वो बाय डिफॉल्ट 5 सेट हो जाती है। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है इसमें। दूसरा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब ये एक ऐसी चीज है, मतलब ये समझो कि ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली कंट्रोल, जो थ्रेड शेड्यूलिंग है ना वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल होती है ओएस के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो करता है, कंट्रोल कर रहा है। तो मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जो हायर प्रायोरिटी कोई बंदा है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर तुमने उसको हायर प्रायोरिटी कर दी तो वो पहले ही एग्जीक्यूट होगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो पूरा ओएस के है, ओएस को हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, इसको पहले ट्रीट कर देना। अब वो ओएस के हाथ में, वो उसे करता है या नहीं करता है, तो ये उसके ऊपर है, ये जरूरी नहीं है कि वो करेगा ही करेगा। ठीक है, मतलब कभी कभार उसे इग्नोर भी कर देता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस वो करता ही है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि क्या, सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स इन जावा। अब सिंक्रोनाइजिंग, इसका मतलब क्या है? ये जैसे कि क्या होता है, जो सिंक्रोनाइजिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी जो थ्रेड्स है ना वो आपस में शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। तो कभी कभार कुछ जगह क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन हम किसी चीज को बोलते हैं, क्रिटिकल ब्लॉक ऑफ कोड। वो उसको कैसे बोलते हैं, जैसे कि, जैसे थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर एनालॉजी से समझेंगे। सिंक्रोनाइजेशन इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स टू अ शेयर्ड रिसोर्स। इट ensures that only one thread can execute a critical section of code at a time, prevents data corruption and stops threads from disturbing each other। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि एक दुकान है, मतलब कपड़े की दुकान है, उसमें क्या होता है कि 50 लोग आए हैं उसमें। तो वो क्या कर रहे हैं, एक एक करके बारी बारी, तो क्या कहते हैं उसे, मतलब बारी बारी कपड़े देख रहे हैं, सारे के सारे आए और बारी बारी कपड़े देख के और जा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एक नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का। इसमें तो ना दुकानदार को दिक्कत, ना किसी और को दिक्कत हो रही है। लेकिन अब समझते हैं कि उसी उसमें ट्रायल रूम हो रहा है एक। अब 50 लोग जो है वो उसके अंदर आए, दुकान के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रायल रूम में एक बार में बस एक ही बंदा जा सकता है। ट्रायल रूम वही क्रिटिकल सेक्शन है, उस जगह पर वो एक ऐसी जगह है जो सब बंदे एक साथ यूज कर रहे होंगे। अगर एक एक टाइम पर दो बंदे चले गए या एक टाइम पर दो थ्रेड ने उसमें काम कर दिया, तो डेटा करप्ट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बंदा पहले से ही उसमें लगा हुआ है, मतलब उसके ट्रायल रूम के अंदर है, तो फिर दूसरा बंदा जाएगा तो फिर मैटर हो जाएगा। तो वही मेन चीज है, तो वो सारी चीजें उसे अवॉइड करने के लिए, यही सिंक्रोनाइजेशन का मेन काम ही वही है कि कोई दो थ्रेड सेम शेयर्ड रिसोर्सेज को क्रिटिकल सेक्शन में सेम टाइम पे ना घुसे। यही बस सिंक्रोनाइजेशन का यही एक काम है मेन चीज का। ठीक है, तो ये कैसे करता है, अब उसमें क्या होता है, ट्रायल रूम में जैसे ही वो बंदा घुसा, तो वो क्या करता है, अंदर से कुंडी लगा देता है, वो लॉक कर देता है। तो उसी लॉक मैकेनिज्म जो मैंने बताया था ना पहले, तो वही लॉक मैकेनिज्म क्या होता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। वो सिंक्रोनाइज कर देता है, उस पर लॉक लगा देगा कि इस टाइम पर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कोई और बंदा इसके अंदर नहीं आएगा। जैसे ही वो 49 जो लोग हैं वो वेट करेंगे बाहर क्यू में, कि जैसे उनकी बारी आएगी उसके बाद घुसेंगे। और जैसे ही वो जो ट्रायल रूम में बंदा था वो जब बाहर निकलेगा, उसके बाद ही वो अपनी कुंडी खोलेगा और बताएगा कि मेरा काम हो गया, अब दूसरा बंदा जाएगा, वो अपना मतलब काम करेगा और वो बंदा बाहर चला जाएगा। तो ये मेन चीज सिंक्रोनाइजेशन का ये काम है। अभी बेसिकली दो तरीके से होता है मेथड यूज्ड इन सिंक्रोनाइजेशन। ये देख लेते हैं मेथड यूज क्या, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वही जो चीजें पड़ी थी। वेट का क्या है, वेट करने के लिए बोल देता है कि भैया अभी रुक जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, तुम बताओ अभी। तो कॉजेज द करंट थ्रेड टू वेट अंटिल अनदर थ्रेड नोटिफाइज। मतलब ये क्या करता है, उस थ्रेड को वेट कराता है, बाहर वाले बंदे को वेट करने के लिए बोल देगा, जब तक कोई जो बंदा ट्रायल रूम के अंदर है वो आके ये ना बोल दे कि भैया मेरा काम हो गया अब तो चला जा। ठीक है,
और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, इन जावा सिंक्रोनाइज अचीव यूजिंग द सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड व्हिच लुक्स एन ऑब्जेक्ट सो दैट द अदर थ्रेड्स कैन नॉट एक्सेस इट अंटिल द करंट थ्रेड फिनिशेस। मतलब ये वही है सिंक्रोनाइज कीवर्ड कोड में लिखा होगा, जैसे ये रहा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड को यूज करके सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं हम। और वही चीज है, जब तक करंट थ्रेड उसके अपने एग्जीक्यूशन को फिनिश ना कर ले तब तक दूसरा जो थ्रेड है वो अंदर ना आए, ठीक है। नोटिफाई का ये है कि इसमें मतलब वेक्स अप वन वेटिंग थ्रेड, मतलब ये क्या करता है, एक वेटिंग जो बाहर जो बंदा वेट कर रहा था उसको एक बार में बोल देता है कि भैया अब तू चला जा, मतलब मेरा काम हो गया अब तू अंदर चला जा। अब नोटिफाई ऑल क्या करता है, वो चिल्ला के बोलता है, वो जो 49 बंदे जो वेट कर रहे थे उन सबको बोलता है कि भैया मेरा काम हो गया, जिसे जाना है वो चला जाए। ये वो काम करता है, ये क्या करता है, बस अपने अगले वाले बंदे को एक बंदे को बोल देता है। ये चीज समझ में आई होगी। ये 3 मेथड लिखा ना। उसके बाद क्या आता है, हाउ टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। अब जावा में सिंक्रोनाइजेशन अचीव कैसे होता है वो चीज है ये। तो इसकी बेसिकली दो ही चीजें होती हैं, एक क्या होता है यूजिंग अ सिंक्रोनाइज मेथड, एक होता है यूजिंग अ सिंक्रोनाइज ब्लॉक। ये दो तरीके से कर सकता है। अब इसे ऐसे समझते हैं कि यूजिंग अ सिंक्रोनाइज मेथड और यूजिंग अ सिंक्रोनाइज ब्लॉक। इसमें सिंक्रोनाइज मेथड का मतलब क्या है कि जैसे कि अब कोई बंदा ट्रायल रूम में गया, उसने क्या करा, ट्रायल रूम में जैसे ही वो घुसा उसने क्या करा, पूरी दुकान को मतलब शटर डाल दिया, दुकान का जो गेट था उसी को बंद कर दिया कि भैया मैं ट्रायल रूम में हूँ और कोई इसके अंदर नहीं आएगा, दुकान के अंदर ही नहीं आएगा। तो भाई ये तो मतलब गलत है। अब जो 49 बंदे जो वेट कर रहे थे वो अंदर इतनी देर में मतलब कुछ और सामान देख लेते हैं। वो वेट कर रहे, वो मतलब जरूरी तो है नहीं उसी काम के लिए आते, तो वो और भी काम कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, पूरे ब्लॉक को ही सिंक्रोनाइज कर देता है, मतलब पूरे मेथड को ही कर देता है। जैसे व्हेन द व्हेन द कंप्लीट मेथड कंटेन्स क्रिटिकल, जब क्रिटिकल कोड पूरे एरिया में ही होता है तब ये चीज बेस्ट होती है। जैसे ये क्लास टेस्ट करा द होल मेथड इज लॉक। अब सिंक्रोनाइज जैसे हमने कीवर्ड लगाया यहाँ पे, सिंक्रोनाइज का मतलब वही होता है जब वो जो क्रिटिकल सेक्शन होता है जहाँ पर शेयर्ड रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं, मतलब एक से ज्यादा थ्रेड आ सकते हैं, वहां पे हम इस कीवर्ड को लगाते हैं। मेथड के आगे लगाया हमने, तो सिंक्रोनाइज वॉइड डिस्प्ले ऐसा आउट करा थ्रेड रनिंग ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम, ये एक बार में एक ही को घुसने देता है। तो हमने इसमें क्या करा, पूरे मेथड पे ही लगा दिया। तो मतलब अगर मतलब ये अगर कोई और भी मतलब दुकान पे ही लगा दिया कि अब कोई नहीं आएगा बस मैं ही इसमें रहूंगा। और ब्लॉक का क्या होता है, ये थोड़ा मतलब स्मार्ट होता है, एफिशिएंट होता है। अब ये तो भाई बिल्कुल इनएफिशिएंट है, जो बंदे और भी काम कर सकते थे वो कोई भी नहीं कर पा रहा, बस इसके लिए वेट कर रहे हैं 49 बंदे, ऐसे तो काम होगा नहीं। ब्लॉक जो है वो थोड़ा स्मार्ट तरीका है, वो क्या करता है बस उस एग्जैक्ट जगह पे, जैसे ट्रायल रूम का जो गेट है ना, बस उसी की कुंडी लगाएगा कि मैं अब इसमें काम कर रहा हूँ। अब जो 49 बंदे वो बाहर जो काम कर रहे हैं मतलब अपने कपड़े वगैरह देखना देखें और ट्रायल रूम के लिए वेट करते रहें। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वे है। और वो थोड़ा सा वैसा है कि क्रिटिकल सेक्शन पूरे कोड में ही है, पूरे मेथड में ही है, तो वो लगा दिया। और ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट में तो तब लगा दिया। इसका क्या है, when you declare a whole method as synchronous, the thread locks the entire method. No other thread can use this method until the first thread finishes its work. ठीक है, ये तो वही सेम चीज है, उस पूरे मेथड पे लगा दिया जाता है, जब तक एक थ्रेड काम ना कर दे तब तक वो फ्री नहीं होगा। अब सिंक्रोनाइज ब्लॉक का क्या है, इंस्टेड ऑफ लॉकिंग द एंटायर मेथड, पूरे मेथड को नहीं करता, यू कैन लॉक ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट, एक स्पेसिफिक ब्लॉक को ही मतलब सिंक्रोनाइज मतलब लॉक कर देता है। जिससे क्या होता है, हाँ मतलब हाईली एफिशिएंट होता है, मतलब बहुत ही स्मार्ट वर्क करता है, क्योंकि वेस्ट नहीं होता कुछ भी टाइम। ठीक है, जो बंदे और कुछ काम कर रहे होंगे तो वो और कुछ काम कर सकते हैं। इट अलाउज अदर थ्रेड टू एक्सेस द नॉर्मल नॉन क्रिटिकल पार्ट, जो नॉन क्रिटिकल पार्ट्स हैं ट्रायल रूम के अलावा तो कोई भी क्रिटिकल पार्ट नहीं है, वहां पे तो कितने बंदे भी एक साथ जा सकते हैं। ट्रायल रूम में ही तो एक साथ एक बार में एक ही जाएगा, मतलब दुकान पे तो कितने भी आ सकते हैं। तो नॉन क्रिटिकल पार्ट को वही चीज हो गई। तो ये इसका कोड देख लेते हैं, मतलब इसको वीएस कोड लाइक है नहीं है चीज, इसे यहीं देख लेते हैं, छोटा सा ही है। बेस्ट फॉर, इसमें क्या करेंगे, क्लास टेस्ट बनाई हमने, उस मेथड के आगे सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाया और वही एस आउट करा और ये लिखा आ गया। ठीक है, उसके बाद इसमें ब्लॉक वाले में क्या है, क्लास टेस्ट लगाया वॉइड डिस्प्ले। अब इसमें मेथड पे नहीं लगाया हमने, हमने क्या करा, मेथड को एज इट इज लिख दिया, नॉर्मल कोड एनी थ्रेड कैन रन दिस कोड, कोई भी थ्रेड आएगा इसको यूज कर सकता है, वो शेयर्ड रिसोर्स है। अब स्पेसिफिक ब्लॉक पे लगाया सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाया, उसके बाद हमने ब्रैकेट में डाल दिया दिस। अब दिस तो आपको पता है कि जो इसको कॉल करेगा, जो भी बंदा इसके अंदर जाएगा, मतलब जो भी बंदा ट्रायल रूम के अंदर जाएगा वही इसे कॉल करेगा बस, क्योंकि जो मेन काम कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में वही इसे कॉल करेगा ना, इसीलिए हमने दिस कीवर्ड लगाया। जो इसे कॉल करता है उसी पे ये मतलब लग जाता है। तो दिस लगाया जिससे जो भी इसको कॉल करेगा क्रिटिकल कोड को, जो भी इसके अंदर काम करेगा वो सिंक्रोनाइज कीवर्ड से उसको गेट को लॉक कर लेगा। ये चीज है, समझ में आई होगी। क्रिटिकल कोड लॉक फॉर वन थ्रेड ओनली, मतलब एक ही थ्रेड के लिए वो हो गया। ये सिंक्रोनाइज दिस का मतलब समझ में आया, कि जो बंदा उसको काम करेगा ट्रायल रूम में, जो बंदा जाएगा वही इस चीज को कॉल करेगा और कोई कॉल करेगा नहीं। तो वो कॉल करेगा तो अपने खुद से लॉक लगा देगा। तो ये सिंक्रोनाइज में काफी मटेरियल हो गया है। ये सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड।
वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल और अचीव सिंक्रोनाइजेशन, ये 2 कोड हो गए, भर जाएगा। और नहीं होता है तो ये वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल को बड़ा कर देना। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में इसी को बड़ा करके देखते हैं हम, ठीक है। अब इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन देखते हैं। अब इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होता क्या है, ये एक मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है मल्टीपल थ्रेड्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब हम जो इतनी देर से जो चीजें देख रहे हैं, वेट नोटिफाई नोटिफाई, ये एग्जैक्टली होता क्या है, वो सारी चीजें इसी का काम है। तो ये मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल। जैसे कि कोई क्या कहते हैं, मतलब जो शेफ है, एक वो है और एक डिलीवरी बॉय है। 2-3 लोग हैं, मतलब 3 डिलीवरी या एक डिलीवरी बॉय मान लो और एक शेफ है, ठीक है। उनके पास बीच में क्या है, एक पिज्जा काउंटर है। शेफ को पिज्जा बनाना है, उसको ऑर्डर मिले हैं और बीच में पिज्जा काउंटर रखा है, जहाँ पर शेफ जो है वो पिज्जा को रखेगा और जो डिलीवरी बॉय है वो पिज्जा को आके लेगा। ये सिंपल सी चीज है। अब जो शेयर्ड रिसोर्स है वो यहाँ पर क्या है, शेयर्ड रिसोर्सेज है हमारा, जो पिज्जा काउंटर है, ठीक है। जो पिज्जा काउंटर है, पिज्जा काउंटर, वो हमारा शेयर्ड रिसोर्सेज है। और एक शेफ है एक जगह, वो अपना काम कर रहा है और डिलीवरी बॉय अपना वो करेगा। अब डिलीवरी बॉय क्या करता है, वो मतलब एक बार लूप में लगा, वो अंदर जाएगा, वो क्या करेगा, हर बार शेफ से पूछेगा, उसका काम चालू है, मतलब वो पिज्जा बनाना उसने शुरू कर दिया। अब वो पिज्जा बना रहा है बार बार। अब डिलीवरी बॉय उसके पास जाएगा, उससे बोलेगा शेफ इधर आओ। वो कहता है हाँ बताओ कि पिज्जा बन गया कि नहीं बन गया। शेफ कहेगा अभी नहीं बना, वापस जाएगा, वो वापस से पिज्जा बनाना काम करेगा। डिलीवरी बॉय हर 2 सेकंड बाद फिर वापस आएगा, वो कहेगा शेफ इधर आओ पिज्जा बन गया, वो कहेगा नहीं बना, वो वापस से करेगा। अब ये जो बार बार आके पूछ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इनएफिशिएंट चीज है, ये तो सीधी सीधी दिख रही है कि वो खामखा आके पूछ रहा है। अब इसको नहीं पूछना चाहिए, जब तक वो बन जाएगा शेफ खुद बुलाएगा। तो यही जो शेयर्ड रिसोर्सेज पे जो लॉ मतलब जो चीज होती है कि ये जो काम करेगा आपस में, मतलब आपस में कम्युनिकेट कर सकें अच्छे से। शेफ मतलब खुद आके बताए बताए कि भैया जब बन जाएगा मैं तेरे को बुला लूंगा, तब तक के लिए तो रुक जा थोड़ी देर। तो वो जो चीज होती है ना, वही इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, वो यही, ये जो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन है ना, वो यही चीज कराती है ये काम को, ठीक है। तो कैसे कराता है, जैसे कि इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज मल्टीपल थ्रेड, बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स को कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर व्हाइल शेयरिंग अ कॉमन रिसोर्स। कैसे, इट इज यूज टू अवॉइड प्रॉब्लम सच एज बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग क्या है, वही सेम चीज जो थ्रेड आके बार बार उसको मतलब बेफालतू में उसका शेफ का जो सीपीयू का जो काम है, वो बेफालतू में उसके लिए मतलब स्पेस बढ़ा रहा है, उसके लिए काम बढ़ा रहा है, जबकि उस काम की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए ही बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। वो बिल्ट इन मेथड्स क्या है, वेट, ये नोटिफाई नोटिफाई ऑल। अब वेट मेथड क्या है, वो मतलब वेट कॉल से ये क्या होगा, ये उसको जो वो है, जो शेफ है, वो वेट करवाएगा, वेट मेथड कॉल कर देगा डिलीवरी बॉय के लिए कि तू जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, जैसे ही वो काम होगा मैं तेरे को बुला लूंगा। अब वेट करने से वो एग्जैक्टली बस एक ही काम नहीं होता कि जो थ्रेड है वो जाके सो गया भैया कि थोड़ी देर बाद उठेगा, तो वो एग्जैक्टली सोता नहीं है। वो सबसे मेन चीज दो होती है। पहला तो वो जाके सो जाएगा, दूसरी चीज ये होती है कि वो लॉक जो होता है ना, उसको वहीं रख जाएगा कि अगर कोई और बंदा आके कुछ काम करेगा, जैसे मतलब लॉक को जो जैसे शेयर्ड रिसोर्सेज है, अब शेयर्ड रिसोर्स को मतलब शेफ भी तो यूज कर रहा है ना, तो अब वो जाके वो पिज्जा काउंटर है, उसको उसी पे जाके लेट गया, उसको ही उठा के ले गया, ऐसे तो करेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, उस लॉक को छोड़ देता है उस जगह पर, ताकि उस बंदे उस चीज को कोई और भी यूज कर सके। ये मेन चीज होती है कि वो लॉक को यूज नहीं करता, वो छोड़ देता है और खुद अपना काम मतलब सो जाता है वो, ये ठीक है। ये मेन चीज होती है। अगर वो उसको यूज कर लेगा, मतलब उसको लॉक को पकड़ के ही सो जाएगा, तो ये डेडलॉक सिनेरियो बन जाएगा। मतलब कि जो वो है क्या कहते हैं, जो शेफ है, वो उस पिज्जा काउंटर के लिए वेट करता रह जाएगा कि वो कब छोड़ेगा कब छोड़ेगा कब छोड़ेगा, लेकिन वो कभी छोड़ेगा छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो वेट वेट कर रहा है उस चीज के लिए। वो तब उठेगा जब नोटिफाई कॉल होगा। तो यही चीज है मेन, ठीक है। तो वेट मेथड कॉल होता है। इसमें आगे देखते हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, इट इज यूज्ड टू अवॉइड प्रॉब्लम सच एज बिजी वेटिंग, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट एंड इनएफिशिएंट सीपीयू यूसेज। जो सीपीयू की इनएफिशिएंट यूसेज होती है उसको हटाता है। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आपस में ही लड़ने लग जाए कि भैया मैं आऊंगा पहले, मेरा काम चल रहा है, मेरा पहले होगा। और बिजी वेटिंग, वही बार बार आके उसे कॉल करता है, सीपीयू को काम नहीं करने दे रहा। दूसरा पैराग्राफ के, इन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग समटाइम्स one thread must wait for another thread to perform some task before it can continue execution. Inter-thread communication allows thread to suspend execution and be notified when the required conditions is met. मतलब वो किसी और काम के लिए, जैसे डिलीवरी बॉय को और कहीं जाना है, मतलब उसका जो पहले से पार्सल है वो किसी और चीज का मिल चुका है, तो एक डिलीवरी बॉय जाके वो काम कर लेगा। तो ये सारी चीजें समझ रहे हो ना, कि एक काम के लिए मतलब जो भी बिजी जो शेयर्ड रिसोर्सेज है, उस पे वो थोड़ी देर के लिए सीपीयू बोलता है कि जब तक वो पिज्जा बन रहे हैं तब तक के लिए तुम थोड़ा आराम कर लो, जैसे ही बन जाएंगे मैं तुम्हें बुला लूंगा। वही चीज है। इन जावा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द ये तीन वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल मेथड्स।
ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। अब ये चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्ट क्लास की जो तीनों मेथड है ये ऑब्जेक्ट क्लास के, थ्रेड के वो नहीं है ये मेथड। ये मेथड किसके हैं? ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है। क्यों ऑब्जेक्ट क्लास के, थ्रेड की क्यों नहीं है? क्योंकि जो लॉक लगता है ना वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगता है। जो हमने जैसे जो लॉक जब हमने जो हमने पढ़ा था ना ट्रायल रूम वाला जो केस था, तो ट्रायल रूम के अंदर जो बंदा गया था, जो बंदा अंदर गया था वो उस पर लॉक नहीं लग रहा था। लॉक किधर लग रहा था? जो ट्रायल रूम था उस पर लॉक लग रहा था, उसी पर तो लॉक लग रहा था। तो ट्रायल रूम तो एक ऑब्जेक्ट था, उस पर लॉक लग रहा था, उसकी कुंडी लग रही थी, बंदे पे कुंडी नहीं लग रही थी। समझ में आई ये चीज? तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का होता है, छोटी सी चीज है, मतलब ऐसे पूछी नहीं जाएगी पर नॉलेज के लिए। अब दीज मेथड मस्ट बी यूज इनसाइड अ सिंक्रोनाइज ब्लॉक और सिंक्रोनाइज मेथड। अब ये चीज याद रखनी है कि जो वेट नोटिफाई नोटिफाई वाले ये हमेशा सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर ही यूज होगी, ये उससे बाहर यूज नहीं होंगे, ठीक है? कहीं भी देखो कोड में सिंक्रोनाइज के अंदर ही वेट और ये सारी चीज जो भी चीजें सिंक्रोनाइज के अंदर ही नोटिफाई, ये सारे जो मेथड होंगे इसके अंदर ही यूज होंगे, ठीक है? ये एक चीज याद रखनी है। और ये तीनों इसके पास मतलब ऑब्जेक्ट क्लास के बिल्ट इन मेथड्स हैं, इन दोनों के अंदर ही यूज होगा। वही मेन चीज है कि मतलब सीपीयू को अपना काम करने दे और जैसे ही वो टाइम हो जाए तो वो सीपीयू अपना बुला लेगा। तो वेट क्या करता है? अब वेट मेथड क्या करता है? causes the current thread to temporarily pause execution and enter the waiting state until another thread sends a notification। मतलब ये तब तक वो करता है, वेट के लिए लगा देता है जब तक कोई दूसरा मेथड आके उसे नोटिफाई करके जगा नहीं देता कि भैया हाँ पिज्जा बन गया। अब वेट का तो ये चीज समझ में आ गई, वेट इज कॉल्ड थ्रेड रिलीजेस द लॉक ऑफ द ऑब्जेक्ट, थ्रेड एंटर्स द वेटिंग स्टेट, थ्रेड रिज्यूम एग्जीक्यूशन ओनली आफ्टर नोटिफाई और नोटिफाई। ये वेट तब सिंटेक्स ये है सिंपल सा। ये कब होता है? जब लॉक रिलीज कर देगा ऑब्जेक्ट का तब ये मतलब वेट पे कर देगा उसको, मतलब लॉक को रिलीज कर देता है जैसे ही वेट मेथड कॉल हो। थ्रेड एंटर्स द वेटिंग स्टेट, जैसे ही इसको वेट को कॉल करेंगे वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, मतलब सो जाएगा। उसके बाद कब वो जगेगा? कब? जब वो नोटिफाई नोटिफाई ऑल कोई दूसरा थ्रेड या शेप उसको मतलब बोल नहीं देता कि भैया हाँ अब आ जा, अब काम हो गया। अब नोटिफाई सिंगल, अब क्या होता है जैसे एक एक तो था, एक पिज्जा बनाना था, डिलीवरी बॉय है तीन, तीन डिलीवरी बॉय मान लेते हैं। तो एक को एक पिज्जा बनाना था, एक को तीन पिज्जा बनाने थे। तो उसने अगर एक पिज्जा बनाया तो वो तीनों को तो जगाएगा नहीं, वो क्या करेगा किसी एक एक डिलीवरी बॉय को जगाएगा कि ये तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाके इसे डिलीवर कराओ। तो नोटिफाई में क्या होता है? एक बंदे को जगाता है, वो आके कर जाएगा। तो नोटिफाई मेथड यूज टू वेक अप अ सिंगल थ्रेड दैट इज वेटिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। एक सेम ऑब्जेक्ट पे मतलब सिंगल बंदा कर रहा है। और रैंडमली क्या है? रैंडमली लिखा है इफ मल्टीपल थ्रेड्स आर वेटिंग ओनली वन थ्रेड इज सिलेक्टेड रैंडमली टू कंटिन्यू। मतलब एट रैंडम में अगर प्रायोरिटी है किसी की ज्यादा तो वो अलग बात है, लेकिन वरना अगर सबकी एग्जैक्ट सेम प्रायोरिटी है तो रैंडमली उसको बुला लिया जाता है। अब नोटिफाई ऑल में अगर उसने जो शेफ है उसने एक बार में 5 पिज्जा बना दिए तो वो बोलता है तीनों से कि सारे पिज्जा बन चुके हैं, सब आके मतलब अपने अपने पिज्जा ले जाओ और डिलीवर कराओ। ये मतलब चिल्ला के बोलता है, वो वाली चीज है। The notify all method is used to wake up all threads waiting on the same object. All the waiting threads become runnable and the scheduler decides which thread will execute first। ये डिसाइड करता पहले किसको मिला जाएगा, वरना मिलता सबको ये, ठीक है? ये तो इंटर थ्रेड समझ में आया होगा, वही मेन चीज है। और सिंटेक्स इसका क्या है? क्लास टेस्ट सिंक्रोनाइज वर्ड डिस्प्ले, ये मेथड पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाएंगे और ट्राई के अंदर ही लिखते हैं ये ज्यादातर, मतलब ज्यादातर क्या है याद रखना है, ट्राई के अंदर ही आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है? नोटिफाई तो बस कॉल कर रहे हैं, लेकिन जब वेट करते हैं ना तो वेट में कभी भी एरर आ सकता है, ठीक है? तो वेट करते टाइम उसको हमेशा ट्राई में लिखना है, कैच में उसका एक्सेप्शन को मतलब कैच करना है, ठीक है? एक्सेप्शन को पकड़ना है और वेट को हमेशा ट्राई के अंदर लिखना है, ये चीज याद रखनी है। अब सिंक्रोनाइज वॉइड वॉइड नोटिफाई थ्रेड एज आउट थ्रेड नोटिफाइंग, नोटिफाई मेथड को हमने कॉल कर दिया कि भैया आ जाओ हमारा काम हो चुका है। अब देखो मतलब इसको शॉर्ट में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा सारी चीजों को, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा वैसा हो गया है, मतलब इसमें थ्योरी अब क्या बताऊं, इसमें और भी रह गए। अच्छा ये भी रह गए। एडवांटेजेस क्या है? improves coordination between multiple threads, prevent busy waiting and CPU wastage, ensure efficient use of shared resource। shared resource का efficiently यूज होता है, बिजी वेटिंग को छोड़ता है, सीपीयू की वेस्टेज नहीं होने देता, और मल्टीपल थ्रेड्स में कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहे वो चीज देखता है, ठीक है? अब देखो इसको मतलब एक बार वापस से मतलब पूरा एक बार मतलब देख लेते हैं, वापस से रिवाइज कर लेते हैं, कि मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा ही थ्योरी थ्योरी हो गई है, मैं भी बोलते बोलते भैया थक गया हूँ। तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही थ्योरी है इसमें, वरना कोड वगैरह होता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, थ्योरी ज्यादा हो जाती है वहीं थोड़े से मैटर हो जाते हैं शुरू। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा ओरली देख लेते हैं सारी चीजों को, जिससे थोड़ा फ्लो समझ में आए क्या चीज थी, ठीक है? किधर से शुरू करें, कहाँ से था? मल्टी थ्रेडिंग वाले पार्ट से था ना। तो देखो मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड क्या होता है? एक सबसे छोटा लाइट वेट और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एग्जीक्यूशन की, जो कि इंडिपेंडेंटली किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है?
और वही चीज़ है, ये एग्ज़ाम्पल है कि थ्रेड मतलब छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एक वर्क को, बड़े-बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो छोटे-छोटे प्रोग्राम जो एग्ज़ीक्यूट कर रहे होते हैं, उन्हीं को थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड के पास एक शेयर्ड रिसोर्स होता है, जो हीप मेमोरी में जैसे न्यू कीवर्ड से जो सॉल्व होता है ना, तो वो हीप मेमोरी में जगह मिल जाती है, वो शेयर्ड रिसोर्स होता है, उससे सारे थ्रेड मिलके मतलब उसमें ग्लोबल वेरिएबल होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे, तो ये जो सारे ओवरऑल जो बड़े-बड़े काम होते हैं ना, वो सारे उसमें आते हैं। अब थ्रेड के पास खुद का भी एक स्टैक मेमोरी होती है, जिसमें वो अपने खुद के पर्सनल मेथड जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उनको स्टोर करता है, तो वो थ्रेड का काम होता है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? वही जो सारे थ्रेड्स आपस में मिलके साइमल्टेनियसली एक काम को कर रहे होते हैं, वही मल्टी थ्रेडिंग होती है, मल्टीपल थ्रेड साथ में काम करते हैं। थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होती है? ये एक लाइफ साइकिल है, थ्रेड कैसे काम करता है वो, कि जाते ही सारे काम नहीं करता, वो उसकी एक प्रॉपर उसका सिनेरियो लाइफ साइकिल है उसकी, कैसे पूरा थ्रेड काम करेगा। सबसे पहले न्यू स्टेट आता है, जो न्यू कीवर्ड से कॉल होगा। इस स्टेट में क्या होता है, वो बस अपनी जगह हीप मेमोरी में अपना बता देता है कि भैया मैं भी हूँ, मेरे को भी काम करना है, मेरे को भी ज़रूरत है। लेकिन वो अभी भी कहीं रनिंग स्टेट में या किसी भी वेटिंग स्टेट में, एक क्यू में कहीं नहीं गया वो। वो कब जाता है? जब स्टार्ट मेथड को हम कॉल करते हैं, तो वो उसमें जाता है कहाँ पर? वेटिंग क्यू में, जब वेटिंग एरिया में चला जाता है, तो वो रनेबल स्टेट में चला जाता है। जैसे ही रन मेथड कॉल होता है, तो वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। रनिंग स्टेट में कभी कभार क्या होता है कि कुछ काम उसको बीच में आ जाता है, या किसी हाई प्रायोरिटी का थ्रेड आ जाता है, तो उसके लिए जगह करनी पड़ती है। तो उसको क्या कर देते हैं, हम वेट करवा देते हैं, वेट या स्लीप करा देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि तू थोड़ी देर के लिए रुक जा, जब तक उसका काम चल रहा है या जब तक अपना काम करके आ। जैसे ही उसका उसका बंदे का काम हो जाता है, तो वो नोटिफाई करके या नोटिफाई ऑल करके कर देता है कि भैया जग जा, मेरा काम हो चुका है, तू आ जा वापस। तो वो जैसे ही जग जाता है, तो सीधे वो डॉक्टर के पास नहीं भगता, वो कहाँ जाता है? वेटिंग उसमें क्यू में वापस से चला जाता है, वेटिंग रूम में, वो इंतजार करता है कब डॉक्टर वापस बुलाएंगे। जैसे ही रन मेथड को वापस से कॉल करते हैं, तो वो डॉक्टर बुला लेता है, वो वापस से अपना एग्जीक्यूशन करता है। कभी कभार क्या होता है, यील्ड का क्या मतलब है, कभी कभार क्या होता है, वो एकदम से अगर वो स्टेट में आता है और पहले से कोई बंदा काम कर रहा होता है, जो जो जाने वाला होता है, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि पहले मेरी सेम प्रायोरिटी का बंदा है, उसको मतलब ये खुद से ही बड़ा मतलब बड़ा दयालु है, तो वो क्या करता है, वो बोल देता है कि पहले इसका कर दो, जैसे ही इसका हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए वो वापस से मतलब वेटिंग रूम में फिर से चला जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो जैसे ही काम पूरा हो जाता है, तो वो डेड स्टेट में चला जाता है। यही 5 स्टेट हैं, ठीक है। ये 5 स्टेट खत्म हो गई। अब वेज टू क्रिएट, थ्रेड को क्रिएट करने के 2 ही मेनली वो वेज होते हैं। पहला क्या है, एक्सटेंड करना थ्रेड क्लास को, दूसरा है रनेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना। तो इसको जब करते हैं, तो ये पेरेंट क्लास है। इसमें क्या गलतियां होती हैं कि इसको हम अगर एक बार एक्सटेंड कर लिया, उसके बाद हम किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन जो रनेबल इंटरफेस है, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल इम्प्लीमेंट करके कॉमा लगा के दूसरे दूसरे उनको मतलब यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मेन मेथड होता है, मतलब मेन वो होता है मेथड, मेन मेथड नहीं, रन मेथड होता है, जिसको क्या करते हैं, बेसिकली हर बार ओवरराइड करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि जैसे ही ये कॉल होगा, सो वो उसमें रनिंग स्टेट में पहुंच जाएगा। सबसे पहले जेवीएम आता है, मेन मेथड को ढूंढता है हमने, और मतलब मेन क्लास के बाद अंदर मेन मेथड को ढूंढेगा, इसको इसको रन करेगा। सबसे पहले हमने क्या करा, एक अपनी क्लास को बनाया माई थ्रेड से, मतलब न्यू कीवर्ड के जाके हीप मेमोरी में उसको जगह दी। तो ये हमारा क्या हो गया, जो थ्रेड है वो बन गया, हीप मेमोरी में उसको जगह मिल गई। उसने क्या करा, स्टार्ट उसको मेथड को कॉल करा। जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल हुआ, उसने बोल दिया कि मैं अब रेडी हूँ, मैं मतलब काम करने के लिए रेडी हूँ, जब भी तुम फ्री हो जाए, सीपीयू फ्री हो जाए, मेरे को कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, काम करूंगा अपना। जैसे ही स्टार्ट मेथड होता है, सीपीयू अपना जैसे ही फ्री होता है, वो रन इसको स्टार्ट को कॉल करके देखता है, रन मेथड को कॉल करता है। जैसे ही वो रन मेथड को कॉल करता है, रनिंग स्टेट पे पहुंच जाता है, उसके बाद जैसे ही वो उसका काम हो जाता है, वो टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंड थ्रेड क्लास से बनता है। दूसरा रनेबल इंटरफेस है, ये भी सेम चीज है, बस इंप्लीमेंट रन कर देते हैं। ये वही माय ऑब्जेक्ट को मतलब क्रिएट करता है, इसमें वैल्यू डालनी होती है, मतलब खुद से ही वैल्यू डालने का सीन हो जाता है इसमें। ऑब्जेक्ट वही सारी चीजें, बस ये एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है। अब कहाँ आते हैं, विच वन इज बेटर, वही बताया, रनेबल इंटरफेस ज्यादा बेटर है। अब ये चीज हो गई, इसके बाद आती है थ्रेड प्रायोरिटी। थ्रेड प्रायोरिटी क्या टॉपिक है ये, मतलब प्रायोरिटीज हम देते हैं। और कौन देता है, थ्रेड शेड्यूलर नाम से जो होता है ना, वो प्रायोरिटी देता है नर्स की तरह, कि किस थ्रेड को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, कौन सा थ्रेड पहले वो करा जाए, एग्जीक्यूट करा जाए। तो थ्रेड प्रायोरिटी वो करता है। पहला इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर प्रायोरिटी कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, फिर इंपॉर्टेंट मेथड्स लिखने हैं, और ये कोड लिख देना है अच्छा सा। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि वो थ्रेड शेड्यूलर जो होता है, वो अलाउ करता है किसको पहले रन किया जाए। सीपीयू जो हायर प्रायोरिटी होती है उसको करता है, लेकिन ये ज्यादातर होता नहीं है, मतलब मेनली नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। जो हाई प्रायोरिटी का हो उसको पहले करा जाएगा, लेकिन वो ओएस के हाथ में होता है, वो कभी कभार मतलब हाई प्रायोरिटी को ना करे। उसके बाद 1 to 10 की रेंज होती है, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता। प्रायोरिटी देने के भी 3 होते हैं, स्टैटिक फाइनल होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनको मतलब ये डेफिनेट मतलब गिवन है
इसी को यूज करके या फिर चेंज भी कर सकते हैं सेट प्रायोरिटी वाली चीज से, इससे चेंज कर सकते हैं। तो थ्रेड और मिन प्रायोरिटीज का 1 होता है, नॉर्मल का 5 होता है, मैक्सिमम का 10 होता है। इंपॉर्टेंट मेथड कौन से होते हैं? फाइनल कीवर्ड याद रखना, फाइनल लगाते ही लगाते हैं। वॉइड डेटा टाइप हो गया, सेट प्रायोरिटी में हम वैल्यू को दे रहे हैं तो एक पैरामीटर्स को हमने देना पड़ेगा, और गेट प्रायोरिटी में पैरामीटर देना नहीं पड़ता, हम कुछ ले रहे हैं तो हम डेटा टाइप्स को रिटर्न में वैल्यू मांगेंगे। ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। ये कोड लिखना है, कोड में क्या था, वही सारी चीजें, मतलब रन को ओवरराइड करना है, ये अलग अलग प्रायोरिटी के बनाने हैं, उन प्रायोरिटी को सेट नहीं, मतलब ये तो हमने अपने उसके लिए कर दिया, कोड बड़ा करने के लिए। जरूरी भी नहीं है करो, अच्छी प्रैक्टिस होती है, कर लोगे तो बढ़िया है। हमने उस सेट प्रायोरिटी वाले मेथड को कॉल करा, कहाँ गया, इस मेथड को कॉल करा हमने, सेट प्रायोरिटी कर दी, उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया, हर किसी को अलग अलग स्टार्ट कर दिया। जैसे वो स्टार्ट होंगे उसके बाद वो रन मेथड को ढूंढेंगे, रन मेथड करने के बाद ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो आ गया। कभी कभार हो सकता है आपके टर्मिनल में कभी 5 ऊपर आ जाए, 10 नीचे आ जाए, क्योंकि वो ओएस के ऊपर है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस यही आंसर आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट वही है, अगर मतलब उसने अपने पेरेंट को इनहेरिट करा है तो उसकी डिफॉल्ट क्या होगी, 5 होगी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ओएस के हाथ में होता है। अब ये हो गया, सिंक्रोनाइजिंग को देखते हैं एक बार। सिंक्रोनाइजेशन किस लिए बेसिकली लगाया जाता है, बिजी वेटिंग जो होता है ना, कि वो एक मतलब वो सब चीजों को रोक के बैठा होता है, मतलब एक पूरे मेथड को रोक के बैठा हुआ है, तो ये बिजी वेटिंग ना हो, मतलब सारे उसको सीपीयू को बार बार परेशान ना करें, इसलिए हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। ये वही मैकेनिज्म है कि शेयर्ड रिसोर्स को अगर कोई 2 थ्रेड यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उनमें क्लैश हो जाए, डेटा करप्ट हो जाए। 3 मेथड होते हैं, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। वेट का मतलब उसको सुला दिया जाता है कि भैया बोल दिया था थोड़ी देर के लिए शांत हो जा, मतलब ये तो अच्छा, वो तो इंटर थ्रेड वाला था, मतलब यही सेम चीज है, वेट का तो काम ही वही है कि थोड़ी देर के लिए बोल दिया जाता है रुक जा थोड़ी देर के लिए, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं तुझे बुला लूंगा। नोटिफाई से सिंगल बंदा आता है, और नोटिफाई ऑल से सारे एक संग जगा देता है, वो ब्रॉडकास्ट कर देता है अपनी बात को। अचीव कैसे से करते हैं सिंक्रोनाइजेशन, 2 तरीके से करते हैं, एक सिंक्रोनाइजिंग मेथड, एक सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक। मेथड का क्या होता है, पूरे मेथड को ही सिंक्रोनाइज, अगर वो क्रिटिकल पार्ट पूरा मेथड ही है तो उसको पूरे पे सिंक्रोनाइज लगा देंगे, ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, मतलब ज्यादा सही नहीं रहता, क्योंकि हम पूरे काम को करते हैं, मतलब एक तरीके से जो मैंने एग्जांपल बताया था, पूरी दुकान के सामने वो लगा देते हैं, कुंडी लगा देते हैं, तो कोई अंदर नहीं आएगा, 49 बंदे बिल्कुल इनएफिशिएंट रहे, कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। यूजिंग अ सिंक्रोनाइज ब्लॉक का क्या होता है, इंटर मेथड कहाँ से आ गया, इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग, अच्छा एंटायर क्या होगा, एफिशिएंट होता है ये ज्यादा। ये क्या करता है, स्पेसिफिक पार्ट को करता है, मतलब जैसे कि ट्रायल रूम है उसी पे कुंडी लगाएगा। कुंडी किस पे लगती है, ये याद रखना, ऑब्जेक्ट पे लगती है, कभी भी थ्रेड के पास नहीं लगती, मतलब जो बंदा उस पे नहीं लगेगी कुंडी, लगेगी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ट्रायल रूम है उस पे लगेगी, ठीक है। सिंक्रोनाइज दिस क्यों लिखा हुआ है, ये जो इसको कॉल करेगा उसी को, मतलब वही सिंक्रोनाइज हो जाएगा, वही एक बार में जा पाएगा जो इसे कॉल करेगा, ठीक है। जो कॉल कर लेगा वो आ जाएगा, जो कॉल नहीं करेगा वो अपना अलग नॉर्मल कोड पर काम करता रहेगा। इंटर थ्रेड का ये एक तरीके से सारे थ्रेड्स का आपस में बात करने के तरीके को अच्छा करता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा से बने रहे, वो चीज है शेयर्ड रिसोर्सेज पर। 3 तरीके से होते हैं, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। वेट करता है, बोल देता है कि भैया जब तक मेरा काम नहीं हो रहा तब तक तुम के लिए रुक जाओ, जैसे ही काम हो जाएगा मैं बता दूंगा। मेनली किस चीज के लिए होता है, बिजी वेटिंग ना हो, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इनएफिशिएंट सीपीयू यूसेज ना हो, वही पिज्जा वाला केस है। पिज्जा अगर तीनों डिलीवरी वालों को एक साथ बोलना है तो नोटिफाई ऑल कर देंगे, एक को बोलना है नोटिफाई सिंगल कर देंगे। वेट बोल देते हैं कि तू थोड़ी देर के लिए रुक जा, मुझे बार बार परेशान मत कर, मेरा जैसे काम हो जाएगा मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है। अब इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, वही आपस में कम्युनिकेशन अच्छी रहे, थ्रेड अगर शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो, जो इसमें शेयर किया था पिज्जा काउंटर, ठीक है, ये इसका कोड था। सिंक्रोनाइज्ड, जो सिंक्रोनाइज्ड है, जो वेट वो जो होता है ना वेट मेथड, और जो नोटिफाई, ये सारी चीजें मेथड को हम हमेशा सिंक्रोनाइज कीवर्ड के अंदर ही यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, वेट वाले को हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एक ब्रीफ समरी दे दिया, ये तो एडवांटेज तो भैया एडवांटेज है, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।